हम्म, 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 तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। हम्म, 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 नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? फटाफट से आ जाइए और फटाफट से आके इस क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। गुड इवनिंग टू ऑल। जल्दी से आ जाओ, फटाफट फटाफट से आ जाओ, फटाफट फटाफट से आके इस क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लो, जल्दी से, जल्दी से आओ, फटाफट से आ जाओ। सब मस्त है, सब तंदुरुस्त है, जल्दी से बोलो फटाफट से। कल भाई हमने जो है एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम था संसाधन के रूप में लोग। अब इस चैप्टर को हमने शुरू किया और बार बार इस चैप्टर में एक ही बात बोली गई कि अगर अगर आपको अपनी जनसंख्या को, अगर आपको अपने देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है तो आपको अपनी जनसंख्या को मानव संसाधन में बदलना होगा, मानव पूंजी में बदलना होगा। कैसे बदलना होगा? तो आप उनकी शिक्षा पर निवेश करिएगा, आप उनके स्वास्थ्य पर निवेश करिएगा। उसके बाद आप देखोगे कि आपके देश की जो जनसंख्या है वही आपके देश का तरक्की का कारण बनेगी, या फिर आपके देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में कहीं ना कहीं आपके देश की जो अर्थव्यवस्था है, आपके देश की जो जनसंख्या है, उसका बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी जो है ये बता दिया है, मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया है। क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ? रिफ्रेश कर दो उसको। क्लियर हुआ? फटाफट से बता दो जल्दी से। इतनी चीजें क्लियर हुई थी तुम्हें? हाँ। चाय अभी आ रही है, चाय थोड़ी देर में आ रही है। अभी चाय मंगाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाय मंगाते हैं अभी। और हाँ, चाय पीते हैं, अभी आ रही है हमारी चाय तो। हाँ ठीक है। तो यार कल जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है, ये वाला संसाधन के रूप में लोग, पीपल एज रिसोर्सेस, इसमें कुछ आपको पल्ले पड़ा था या नहीं पड़ा था? क्योंकि बहुत ही आसान सा चैप्टर था ये। चैप्टर यूरोप में समाजवाद जैसा नहीं था, बहुत ही सरल, बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको ये चैप्टर समझाया था। जल्दी से बता दो। अब वही है, अब गैस करो मैं क्या करने वाला हूं, गैस करो तुम। अच्छा, अब तक तुम मुझे बहुत अच्छे से जान गए हो तुम। अब तुम गैस करो कि मैं क्या करवाने वाला हूं। अब मैं क्या करवाऊंगा आगे, जो बच्चे मुझसे डेली पढ़ते हैं उनको अच्छे से पता होगा अब मैं क्या करवाऊंगा। नहीं समझ में आया तो भैया इससे सिंपल भाषा में मैं नहीं समझा सकता। अब आप ये बोलो कि इस छोटे से चैप्टर में मैं आज फिर से आधा घंटा लगा दूं तो ये तो ना होने वाला दोस्त। शॉर्ट नोट, अरे शॉर्ट नोट्स आपको कल मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट तैयार हो गए हैं शॉर्ट नोट्स। आपको कल जो है पिछले चैप्टर के यूरोप में समाजवाद के शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है? हाँ बहुत बढ़िया। देखो आधे बच्चे बोल रहे हैं, मतलब जान तो गए हो तुम मुझे हैं कि सर जी तुम्हें जान तो गए हैं। हाँ चलो, तो एक काम करते हैं भाई, मेरा दायित्व तो रहता है हमेशा, मेरी ये ड्यूटी रहती है हमेशा कि मेरे हर एक बालक को, हर एक बालिका को समझ में आना चाहिए। तो ये सुनिश्चित करने के लिए मैं क्या करवाता हूं, हर क्लास में पोल करवाता हूं। और पोल कैसा रहेगा? हाँ ना में जवाब देना है कि कल जो मैंने क्लास ली थी, कल मैंने जो चैप्टर, देखो मैं इस चैप्टर की बात कर रहा हूं, कल मैंने जब ये चैप्टर शुरू करवाया था संसाधन के रूप में लोग, ईमानदारी से आपको आंसर देना है, समझ में आया था या नहीं आया था, हाँ ना में। उसके बाद जो आगे का हम अपना कार्यक्रम जो है वो शुरू करते हैं। ठीक है? क्लियर हो? हाँ है ना? जल्दी से बताइए फटाफट से। पोल 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 पोल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा। बेटा कल आपकी क्लास, हाँ सर कल बेटा मेरी क्लास नहीं है, मतलब नेक्स्ट क्लास में आपको नोट्स जो है वो मिल जाएंगे, आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ये कहाँ शॉर्ट नोट्स का भूत चढ़ गया है तुम्हारा भाई, समझ में नहीं आता शॉर्ट नोट्स। अब वैसे भी नोट्स तो तुम्हें मिल ही रहे हैं, कोई बात नहीं, तुम बोलते हो तो शॉर्ट नोट्स भी दे देंगे। हाँ बिल्कुल मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे भाई। आ रहे हो, क्लास 9th में पढ़ रहे हो भाई, पीडब्ल्यू का हिस्सा हो, पीडब्ल्यू के परिवार का हिस्सा हो, तो नोट्स तो बिल्कुल मिलेंगे तुम्हें, क्यों नहीं मिलेंगे। हाँ चलिए चलिए, बहुत ही बढ़िया। सर जी समझ नहीं है बेटा, देखो समझ में नहीं आया तो ध्यान से पढ़ो। और ऑनलाइन पढ़ते हो तुम्हारे पास एक फायदा है, उस लेक्चर को तुम बार बार देख सकते हो, तो प्लीज देखो बार बार, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं जिसमें तुम पल्ले ना पड़े, फिर तो समथिंग इज रॉन्ग विद यू। अगर तुम्हें ये चैप्टर भी समझ में नहीं आ रहा तो समथिंग इज रॉन्ग विद यू, तुम ध्यान से नहीं पढ़ रहे। ये अंदर जो ये गोबर भरा हुआ है इसको बाहर निकालो थोड़ा सा, और यहां पर बुद्धि में जो तुम्हारी चेतना है इसका विकास करने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत ही आसान चैप्टर है। चलिए ठीक है, देखते हैं भाई क्या है यार। 90%, हाँ मैं, मेरे को उम्मीद थी कि 90% बच्चों को तो समझ में आया ही आया होगा। ठीक है? क्लियर हुआ? हाँ। तो इन 9% बच्चों से मैं बोलना चाहूंगा ध्यान से पढ़ें, इससे ज्यादा आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा इनसे। ठीक है सर? तो एक काम करते हैं सर, कल हमने एक चैप्टर शुरू किया था सर, चैप्टर का नाम क्या था? तो वही हमेशा की तरह हम क्या करेंगे,
कल जो हमने पढ़ा है थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है सर, क्या रिवीजन कर लेते हैं? तो सबसे पहले हमने किसकी बात की थी? सबसे पहले हमने किसकी बात की थी सर? सबसे पहले हमने किसकी बात की थी? तो ये चैप्टर जो हमारा है, एक मिनट रुक जाओ बस, थोड़ा सा एक मिनट रुक जाओ। संसाधन के रूप में लोग, के रूप में लोग, संसाधन के रूप में लोग, ये चैप्टर था, बड़ा ही खूबसूरत चैप्टर था। अब इसमें मैंने सबसे पहले तुम्हें दो चीजें बताई थी कि भाई संसाधन क्या होता है, कि कोई भी एक ऐसी चीज जो हमारी जरूरतों को पूरा कर रही है और जो हमारे प्रकृति में है, कोई भी एक ऐसी वस्तु, कोई भी एक ऐसी चीज जो हमारी जरूरतों को पूरा कर रही है, उसको हमने क्या बोल दिया सर? तो उसको हमने संसाधन बोल दिया। पहली बात ये हो गई है ना, पहले मैंने आपको संसाधन का मतलब बताया था। उसके बाद हमने क्या बोला कि भैया जो लोग हैं, यानी कि हमारी जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, इनकी अगर मैं बात करूं तो इनको क्या बोला जा रहा है? इन्हीं लोगों को संसाधन बोला जा रहा है। यानी कि यहां पर क्या इस्तेमाल हो रहा है? तो आपके देश की जो जनसंख्या है, आपके देश की जो जनसंख्या है, आपके देश की जो जनसंख्या है, इसको क्या बोला जा रहा है? अगर आप इस जनसंख्या की शिक्षा पर, आप इस देश की जनसंख्या की शिक्षा पर, ठीक है सर, और क्या बोला था? स्वास्थ्य पर, स्वास्थ्य पर, ठीक है सर, और मैंने क्या बोला था? और बताओ जल्दी से, फटाफट से बताओ, और भी चीजें बताई थी मैंने, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, प्रशिक्षण पर, प्रशिक्षण पर, ट्रेनिंग पर, और भी एक तरीके से अगर आप अपनी जनसंख्या पर क्या कर रहे हो सर? एक तरीके से आप अपनी जनसंख्या पर निवेश कर रहे हो, तो ये क्या होता है? ये जो जनसंख्या आपको दिख रही है ना, ये जो मामूली सी जनसंख्या दिख रही है आपके ये जो मामूली सी जनसंख्या दिख रही है आपको, ये जनसंख्या क्या बन जाती है सर? ये मामूली सी जनसंख्या जो दिख रही है, ये जनसंख्या क्या बन जाती है सर? ये जनसंख्या जो है आपका पूंजी बन जाती है सर। क्या बन जाती है सर? ये जनसंख्या क्या बन जाती है सर? ये जनसंख्या जो है वो पूंजी बन जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको मानव पूंजी बोलते हैं। इसको हम मानव पूंजी का नाम दे देते हैं। जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए, जल्दी से। हाँ, तो हमने क्या बोला? संसाधन के रूप में जो लोग हैं, अगर आप अपनी जनसंख्या पर निवेश करते हैं, पैसा खर्च करते हैं उनकी शिक्षा पर, उनके स्वास्थ्य पर, उनके प्रशिक्षण पर, तो आप देखोगे कि वो जो जनसंख्या है वो कहीं ना कहीं क्या करती है? वो कहीं ना कहीं आपको अच्छा रिटर्न देती है। इसीलिए हम उस जनसंख्या को किसका नाम देते हैं? हम उस जनसंख्या को मानव पूंजी बोलते हैं, या फिर इसको हम, आप एक बार और बोल सकते हो, मानव संसाधन भी बोलते हैं। मानव संसाधन भी बोलते हैं, मानव संसाधन भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? इतनी चीजें क्लियर हुई आपको? इतनी चीजें क्लियर हुई? अच्छा कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अरे ठीक है भैया, गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कोई बात नहीं। अब शांति मिल गई। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया, वो गलती से लिख दिया होगा, वो हो जाता है इधर उधर लिखते लिखते, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए, क्लियर हुआ? इतनी चीजें क्लियर हुई? क्लियर हो गया? हाँ, तो यही मैंने कल पढ़ाया था। फिर मैंने आपको एक एग्जाम्पल और दिया था सर। क्या दिया था सर? मैंने आपको जापान का एग्जाम्पल दिया था, जापान का उदाहरण दिया था कि किस तरीके से जापान के पास कोई भी प्राकृतिक संसाधन नहीं है, फिर भी जापान जो है वो दुनिया की चौथी, अब तो पांचवी बन गया, जापान दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जापान एक विश्व के शक्तिशाली देशों में आता है। जापान की गिनती जो है दुनिया के कुछ समृद्ध देशों में होती है, क्योंकि उनके पास कोई भी प्राकृतिक संसाधन नहीं है, फिर भी उनका जो देश है वो बहुत आगे है। बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो जापान की आती है। क्यों? ऐसा क्यों है सर? ऐसा इसलिए है क्योंकि जापान जो है उसने अपने लोगों के ऊपर निवेश किया है। उसने अपने लोगों की शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, है ना, प्रशिक्षण के ऊपर, कौशल के ऊपर, ये सारी चीजें, कौशल के ऊपर, कौशल मतलब सर कल बताया था मैंने, स्किल्स, इन सब पर जो है निवेश किया है, इन सब पर पैसा खर्च किया है। इस वजह से आप देखोगे कि जापान जो है वो बहुत ज्यादा आगे है, इंडिया से भी कई गुना ज्यादा आगे है। समझ में आया बेटा या नहीं आया? फटाफट से बताओ। इतनी चीजें क्लियर हुई? तो कल हमने यही पढ़ा था, बस कल हमने यही पढ़ा था, हमने कुछ ज्यादा पढ़ा ही नहीं था। और हमने दो उदाहरण भी देखे थे। एक उदाहरण बताओ, जल्दी से बताओ फटाफट से, कौन बच्चा बताएगा कि कल उदाहरण जो थे वो हमने किन किन लोगों के देखे थे? जल्दी से बताओ फटाफट से। दो बच्चों के उदाहरण देखे थे, एक ही गांव के थे, दोनों दोस्त थे। किस तरीके से एक के माँ बाप ने उसको पढ़ा दिया, लिखा दिया, तो वो मानव पूंजी बन गया। किस तरीके से दूसरा जो बच्चा था वो परिस्थितियों के चलते, वो एक विपरीत परिस्थितियों के चलते वो पढ़ लिख नहीं पाया, और किस तरीके से वो अपने पापा की तरह जो है मछलियां बेचते हुए रह गया। सकल का उदाहरण, बिल्कुल बिल्कुल, सकल का दूसरा कौन था?
एक लड़का सकल था हमारा, दूसरा कौन था? विलास। बहुत बढ़िया। तो देखो अभी तुमने बोला था ना चाय का, तो चाय देखो आ चुकी है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। तो ये देखो, ये कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं उठा लेता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। तो देखो भैया, हाँ सकल और हाँ सकल और विलास की कहानी हमने देखी थी, बिल्कुल बिल्कुल। तो किस तरीके से इन दोनों की अगर हम बात करें तो एक बहुत अच्छा बन जाता है, एक बहुत, आप बोल सकते हो जो उसके पापा कर रहे थे वही वो करता है, वही मछलियां बेचते रहता है। दूसरा क्या करता है? दूसरा भैया पढ़ लिख जाता है, कंप्यूटर का कोर्स कर लेता है, सॉफ्टवेयर बना देता है कंपनी के लिए, और उसका प्रमोशन हो जाता है, अच्छी खासी सैलरी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं उसने पूरी अपनी फैमिली की दशा बदल दी होगी। और तभी हम क्या बोलते हैं बेटा, अगर आपको याद होगा, अगर थोड़ा सा मैं यहां पर तुम्हें ज्ञान देना चाहूंगा थोड़ा सा, है ना, एक चाय की चुस्की के साथ मैं तुम्हें कुछ जीवन का ज्ञान दूंगा, शायद तुम्हें अच्छा लगेगा वो ज्ञान, ठीक है। एक चुस्की ले लेता हूं पहले। ओहो, गलत तर हो गया तर। अरे चाय मतलब, चाय क्या ही चीज बनाई है, चाय क्या ही बनाई है। तुमसे कोई बोलते होंगे घर वाले कि चाय पीने से काले पड़ते हैं, पागल बनाते हैं तुम्हें लोग, बचपन से पागल बनाया जा रहा है। कोई काले वाली नहीं पड़ता है। काले होते तो हम तो फिर, अगर चाय पीने से काले पड़ते ना, तो यहां पर हम दिखाई नहीं दे रहे होते तुम्हें। अगर लाइट बंद करते ना तो हमारी शक्ल दिखाई नहीं देती, इतने काले पड़ चुके होते हम। कोई चाय वाय से काले नहीं पड़ते, बस कंट्रोल में रह के पढ़ो। तुम्हें पता है मेरे जो बाबा हैं वो एक दिन में, मेरे जो ग्रैंड पा हैं वो एक दिन में करीबन करीबन 15 से 20 बार चाय पीते हैं, और वो 85 से ऊपर के हैं। हमारे यहाँ पे 1 किलो 2 किलो चीनी नहीं आती, हमारे यहाँ पे 1 बोरा 2 बोरा चीनी आती है। और मुझे ऐसा लगता है मेरे जो बाबा जी हैं, मेरे जो बाबा जी हैं वो चाय पर ही जिंदा है। अगर उनको चाय नहीं दी जाए तो शायद वो नहीं रहेंगे, और वो 85 के हैं, और डॉक्टर उनको बोलता है चाय पीना बंद कर दो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो चाय से ही जिंदा है। अब पता नहीं क्या माजरा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है चाय से उम्र तो बढ़ती है भाई। आई हेट टी। अरे भैया तुम अमीर लोग हो, कॉफी, कॉफी नहीं सॉरी काफी पीते हो तुम तो, तुम काफी वाले लोग हो, हम चाय वाले लोग हैं, देसी लोग हैं भाई। तुम बताओ मतलब क्या ही है, क्या ही मैं बताऊं तुम्हें। हाँ मैं शुगर थोड़ी कम लेता हूँ, चीनी थोड़ी कम डालता हूँ। हाँ, अरे टी की पावर तो ऐसी है कि चाय पीते ही जो है मतलब ये रहता है कि भाई एकदम शक्ति आ जाती है। अच्छा मैं तुम्हें, हाँ कुछ कह रहा था, मैं तुम्हें जिंदगी का ज्ञान दे रहा था। क्या था जिंदगी का ज्ञान? याद रखना हमेशा कि तुम्हारे परिवार में, मान के चलो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी परिवार की स्थिति ठीक नहीं होगी, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी परिवार की स्थिति ठीक नहीं होगी। बट याद रखना बेटा कि परिवार में अगर एक बच्चा पढ़ लिख जाता है ना, एक बच्चा पढ़ लिख जाता है, आपके माँ बाप ने आपको पढ़ा दिया लिखा दिया, आपकी अच्छी जॉब लग गई, या फिर आपने जो भी लाइफ में किया नौकरी के अलावा भी, वो आपने अगर बहुत अच्छा कर लिया, तो पूरी की पूरी आपकी आने वाली जो पीढ़ी है ना, ये बहुत ज्यादा ही आराम में रहेंगी। मजाक से हट के बता रहा हूं, मतलब सिर्फ एक बंदा होता है जो पूरे के पूरे परिवार की दशा को बदल देता है। आपने देखा होगा, ये इसको हम चक्र बोलते हैं। इस चक्र को, जैसे हम बात करें विलास का उदाहरण देखा आपने, तो उसमें आपने ये तो देखा विलास के उदाहरण में, दूसरा जो बंदा था, दूसरा जो लड़का था, उसके उदाहरण में देखा कि किस तरीके से उसने मेहनत कर कर नौकरी लगाकर अपनी पूरी फैमिली की दशा बदल दी। वरना तो वो चक्र चलता रहता, उसके पापा भी गरीब थे, वो भी गरीब था, उसका बच्चा भी गरीब होता, ये चक्र चलता रहता। लेकिन इस चक्र को तोड़ने के लिए फैमिली के कहीं ना कहीं किसी एक बंदे को मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी उस चक्र को तोड़ने के लिए। वो मेहनत करेगा, जैसे तुम, हो सकता है बहुत सारे बच्चे मेरे को देख रहे हैं, उनकी फैमिली की आर्थिक कंडीशन, आर्थिक जो है ना, आर्थिक कंडीशन की अगर हम बात करें, अगर हम बात करें फाइनेंशियली, वो इतने स्ट्रांग नहीं होंगे, पैसा वैसा इतना ज्यादा नहीं होगा। लेकिन बेटा तुम जो हो ना, तुम अपने घर की स्थिति को बदल सकते हो। सिर्फ एक बंदा जो है अपनी पूरी फैमिली की स्थिति को बदल सकता है, अगर वो मेहनत कर ले तो। और आने वाली तुम्हारी पुश्तें उस चीज के मजे लेंगी। मजाक से हट के बता रहा हूं मैं, सिर्फ एक बंदा कोई निकल जाए फैमिली में, वरना तो वो चक्कर चलता रहेगा कि तुम्हारे पापा गरीब थे, तुम भी गरीब, तुम्हारा बच्चा गरीब, उनका बच्चा गरीब। लेकिन बीच में इस चक्र को तोड़ने के लिए किसी एक ना एक इंसान को मेहनत करनी पड़ेगी, और वो पता है कौन है? वो तुम हो। तुम करोगे या नहीं करोगे, बताओ फटाफट से, जल्दी से बताओ, फटाफट से जल्दी से बताओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी तुम आम आदमी जितने भी तुम अमीर आदमी देखते हो, अमीर अमीर बात पैसे कमाने की नहीं है, बात है सक्सेसफुल होने की। दोनों में डिफरेंस होता है। पैसा कमाना अलग चीज है, लाइफ में सफल होना अलग चीज है। सफलता का मतलब यह होता है कि जो चीज तुम चाहते थे, जो तुम करना चाहते थे, वही तुम कर रहे हो।
वो तुम्हें सेटिस्फेक्शन दे रही है, एक होता है ना कि अंदर से खुशी दे रही है, चाहे छोटा काम कर रहे हो लेकिन अंदर से जो खुशी दे रही है, इसको ही हम सफलता बोलते हैं। पैसा कमाना सफलता नहीं होती। पैसा कमाना हो सकता है तुम्हारा मेन लक्ष्य हो, तुम्हें पैसा बहुत सारा कमाना है, उसके बाद ही तुम सफल होगे, तो हो सकता है पैसा कमाने के बाद सफल हो जाओ तुम, लेकिन सफलता के लिए तुम्हें मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी। समझ में आया? तो करोगे ना, पक्की बात है करोगे। हाँ, तो तुम्हें अपनी फैमिली की अगर कंडीशन को बदलना है, उस चक्कर को तोड़ना है तुम्हें, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एक बारी मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे तुम करो चाहे तुम्हारे बच्चे करें, किसी ना किसी एक इंसान को मेहनत करनी पड़ेगी। और भैया यूपी बिहार के लड़के तुम तो वैसे ही मेहनती होते हो यार, है ना? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं कि सर ये बताओ आज आप क्या पढ़ाने वाले हो। तो आज हम दो महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पुरुषों और महिलाओं द्वारा आर्थिक गतिविधियां। अब होता क्या है, किसी भी देश की अगर हम बात करें तो आपको अलग अलग गतिविधियां होते हुए दिखाई देंगी, अलग अलग आर्थिक गतिविधियां होती हुई दिखाई देंगी। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। फिर हम बात करेंगे इसके बारे में, हम बात करेंगे जनसंख्या की गुणवत्ता। जनसंख्या की गुणवत्ता की जब हम बात करते हैं, गुणवत्ता का मतलब क्या होता है? क्वालिटी। कि आपकी जनसंख्या तो है लेकिन उसकी गुणवत्ता क्या है, क्या उसमें अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, या फिर वो जो आपकी जनसंख्या है वो एकदम निहायती बेरोजगार है। इन दोनों में से कुछ ना कुछ तो होगा भाई। तो आपके देश की गुणवत्ता जो है किन किन चीजों पर आधारित होती है उसकी हम बात करेंगे। तो ये दोनों दोनों टॉपिक मोटा मोटा हम करने वाले हैं आज की क्लास में। अगले लेक्चर में ये पूरा चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। क्लियर हुआ? हाँ है ना? जल्दी से बताओ फटाफट से। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है? चलिए तो पहला टॉपिक करते हैं। पहला टॉपिक क्या है जल्दी से बताते हैं फटाफट से। पहला टॉपिक हमारा अच्छा टॉपिक है, पुरुषों और महिलाओं द्वारा आर्थिक गतिविधियां। अच्छा, अब इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले अब ध्यान से सुनना, हमेशा बोलता हूं मैं, ज्यादा बातचीत नहीं करनी तुम्हें, ध्यान से सुनिएगा। बस तुम्हें क्या करना है, एकांत पर जाके बैठ जाओ, जहां कोई बैठा ना हो, जहां तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना कर रहा हो। ऐसा नहीं है कि फोन में लेक्चर चल रहा है मेरा और तुम टीवी देख रहे हो, मम्मी के साथ बैठे हुए, पापा के साथ बैठे हो, नहीं, भाई के साथ बैठे हुए शैतानी कर रहे हो, बीच बीच में आके लेक्चर देख के चले जा रहे हो, ये नहीं करना। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें शांति से जाकर एक जगह बैठ जाना है। 1 घंटे की क्लास चलेगी और उसमें तुम्हें ध्यान से सुनना है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना, ये जो 10% बच्चे जिनको समझ में नहीं आया, ये वही बच्चे हैं जो ध्यान से नहीं पढ़ते। ये बीच बीच में ये चौका बासन भी करेंगी, लड़कियां होंगी वो बर्तन वर्तन के मम्मी का, अरे बिटिया बासन मांज दो, है ना, बर्तन धो दो, तुम बर्तन धोने चली जाओगी, पोंछा लगाने चली जाओगी, लेक्चर बाद में देख लेंगे। ये वही बच्चे होते हैं, उनको समझ में नहीं आता। अगर स्टार्टिंग से एंड तक मेरे कोई लेक्चर देखता है ना तो उसको एक एक चीज जो है समझ में आएगी। तो ये चौका बासन बाद में करना, पहले मैं जो बोलता हूं उसको सुन लिया करो एक बार, ठीक है? क्लियर हुआ? चलिए, तो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको क्या करना है, ध्यान देना है। चलिए अब यहां पे टॉपिक को समझिए। टॉपिक हमारा क्या है सर? टॉपिक हमारा क्या बोल रहा है? टॉपिक हमारा क्या बोल रहा है? टॉपिक है हमारा पुरुषों और महिलाओं द्वारा आर्थिक गतिविधियां। पुरुषों और महिलाओं के द्वारा आर्थिक गतिविधियां। सबसे पहले ये समझिए कि सर ये आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं। अच्छा, अब यहां पे मैं तुम्हें कुछ चीजें बताऊंगा, समझते हैं उसको, है ना? यहां पर बात हो रही है किस चीज की सर? यहां पर बात हो रही है आर्थिक गतिविधियों की। आर्थिक गतिविधियों की, आर्थिक गतिविधियों के बारे में बात हो रही है। अच्छा, मैं अगर तुमसे बोलूं कि तुम भी तो कई तरह की गतिविधियां करते हो। देखो याद रखो हमेशा, जब भी ये शब्द आ जाए, ये शब्द, ये जो है आर्थिक, तो यहां पर किसकी बात हो रही है? यहां पर कहीं ना कहीं पैसों की बात हो रही है। पैसों की बात हो रही है, यहां पे हमेशा पैसों की बात हो रही है, हमेशा पैसों के ही बारे में हम बात कर रहे हैं जब भी ये शब्द का इस्तेमाल होगा, आर्थिक। क्या आपने सुना होगा ये शब्द? आपने बहुत बारी सुना होगा कि यार हमारी ना आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है मतलब कि उनके पास पैसे की कमी है। यार वो जो है उनके पास आर्थिक धन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से वो बहुत मजबूत है, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा लिया। तो ये भी आपने सुना होगा। तो आर्थिक शब्द का मतलब ही पैसों से संबंधित होता है, जब पैसा बीच में आ जाता है। ठीक है सर, अगर मैं बोलूं कि तुम भी तो गतिविधियां करते हो, दिन भरे में क्या क्या गतिविधियां कर लेते हो, तुम ये बताओ। दिन भरे में तुम क्या क्या गतिविधियां कर लेते हो, जल्दी से बताओ फटाफट से। दिन भरे में तुम क्या क्या गतिविधियां कर लेते हो? मैं तुमसे पूछता हूं। बहुत सारी गतिविधियां कर लेते हो तुम, बहुत सारी गतिविधियां कर लेते हो सर। हम खेल लेते हैं, खेल कूद, ठीक है सर। फिर क्या किया तुमने सर? थोड़ी सी पढ़ाई भी कर ली, थोड़ी बहुत नामात्र की, थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली, मन किया तो। और क्या किया? और क्या करते हो? फटाफट से बताओ जल्दी से। कुछ बच्चे गांव के होंगे तो वो खेत का काम भी करते होंगे, खेत का काम भी कर लेते हो। जल्दी से बताओ फटाफट से, खेत का काम करते हो?
खेत का काम करते हो, कर ले, बहुत सारे बच्चे करते होंगे जो गांव से बिलोंग करते होंगे, बिल्कुल करते होंगे। तो ये सारी गतिविधियां आप कर रहे हो। अगर मैं बोलूं कि ये सारी गतिविधियां क्या आर्थिक गतिविधियां हैं या नहीं है, अब इन सारी गतिविधियों से खेल कूद का तुम्हें पैसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तभी तो घर वाले चिल्लाते हैं। अब पता चला तो जब तुम रात को खेलने जाते हो तो मम्मी चिल्लाती क्यों है, पापा क्यों चिल्लाते हैं, अरे बेटा पैसों में आग लगा के दद्दई, ऐसा ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा बोलते हैं ना। तुम जैसे मान के चलो खेलने चले जाओ 4 बजे और 3 घंटे बाद खेल के लौट के आओ घर पे, तो जो ताने पड़ेंगे भाई मम्मी के, ओहो, मतलब मम्मी जो होंगी वो इस तरीके से तुम्हें रिग्रेट दिलवा देंगी कि तुमने खेल के पता नहीं क्या बहुत बड़ा जुल्म कर दिया, तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी कि मतलब उस गलती की कोई माफी है ही नहीं। इतना इमोशनल कर देंगी, पापा इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, फीस इतनी मुश्किल से भरी जाती है, ट्यूशन की फीस अलग है, ऑनलाइन क्लास अलग है, और तुम यहां पर खेल रहे हो, कूद रहे हो, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं है पढ़ाई की, ना हमारे भविष्य के बारे में। ऐसे ताने पड़ते नहीं पड़ते? अब सोच के देखो, यहां पर सिचुएशन चेंज कर दो। मान के चलो तुम अगर 4 से 5 खेलने जाते हो, 4 से 5 खेलने जाते हो और 1 घंटे का तुम्हें मिलता है, 1 घंटे का तुम्हें मिलता है 10,000 रुपया, और 2 घंटे खेलने के मिलते हैं तुम्हें 20,000, और 3 घंटे खेलने के मिलने हैं तुम्हें 30,000 रुपए, और ये डेली मिलते हैं। अब मान के चलो तुम डेली का घर में 30,000 रुपए कमा के ला रहे हो, 3 घंटे खेलने का, 3 घंटे खेलने का 30,000 रुपए मिल रहे हैं डेली का तुम्हें। अब ये कितना हुआ महीने का? अगर तुम्हें 10,000 रुपए भी एक दिन में मिल रहे हैं तो महीने का हुआ 3 लाख रुपया, महीने का 3 लाख रुपया। अगर ऐसा हो जाए तो तुम बताओ घर वाले चिल्लाएंगे नहीं चिल्लाएंगे? अरे नहीं चिल्लाएंगे, फिर तो बोलेंगे बेटा 3 नहीं, एक काम कर 6 घंटे खेल, तू 7 घंटे खेल, 8 घंटे खेल। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या मिल रहा है, यहां पर तुम्हें पैसा मिल रहा है। तो अभी तुम्हें डांट क्यों पड़ती है? अभी इतने खेलने कूदने पे तुम्हें काहे डांट पड़ती है? तभी तो डांट पड़ती है ना। क्यों डांट पड़ती है? क्योंकि यहां से तुम पैसा वैसा नहीं कमा रहे, पैसा तुम पर खर्च हो रहा है, घर वालों को तुम्हारे भविष्य की चिंता है। और कहीं ना कहीं हमारे यहां पर बहुत एक गलत चीज है, ये है कि कहीं ना कहीं हम एजुकेशन को पैसों से जोड़ते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो आप देखोगे कि खेलने कूदने पर बहुत डांट पड़ती है तुम्हें, बहुत डांट पड़ती है तुम्हें खेलने कूदने पर। पड़ती है नहीं पड़ती? तुम बताओ, पड़ती है या नहीं पड़ती? हाँ। तो यहां पर मेन चीज क्या है? पैसा। अभी आप देखोगे, मैं अगर 100 पेरेंट्स से बात करूं, मां बाप से बात करूं तुम्हारे, तो 100 में से मैक्सिमम लोग यही सोचेंगे कि पढ़ाई का मतलब होता है पढ़ लिख कर तुम पैसा कमाओगे। पैसा तो बिना पढ़ लिख के भी कमा सकते हो भाई, कमा भी रहे हैं बहुत सारे लोग। तो इस सोच को बदलना पड़ेगा। खैर छोड़ो, टॉपिक अलग था ये, लेकिन इतना जान लो कि जो तुम डेली गतिविधियां कर रहे हो, जो भी तुम डेली गतिविधियां कर रहे हो, इनसे तुम पैसा नहीं कमा रहे। क्या नहीं कमा रहे सर? इनसे पैसा जो है नहीं बन रहा। तो इसका मतलब ये सिर्फ गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियां नहीं है। पहली चीज समझ में आई? हाँ या ना? फटाफट से बताओ। हाँ, मतलब ये कि आर्थिक गतिविधियां कौन सी होती हैं? कि जो तुम्हारे पापा कर रहे हैं। भैया पापा कुछ तो कर रहे होंगे, किसान होंगे, नौकरी करते होंगे, सरकारी नौकरी करते होंगे, बिजनेस करते होंगे, पैसा बन रहा है। ठीक है सर, मैं क्या कर रहा हूं सर? अरे सर आप तो बहुत बड़ी आर्थिक गतिविधि कर रहे हो, लाखों करोड़ों में छापते हो सर आप। हाँ, तो मैं भी एक तरीके से आर्थिक गतिविधि कर रहा हूं, थोड़ा बहुत कमा लेते हैं भाई, चल जाता है, लेकिन एक तरीके से आर्थिक गतिविधि है, क्योंकि मेरे को भी पैसा मिलता है, महीने पे सैलरी देते हैं भाई पीडब्ल्यू वाले, मुझे देते हैं नहीं देते, तो मैं भी आर्थिक गतिविधि कर रहा हूं। मतलब जो भी एक ऐसी गतिविधि आप कर रहे हो जो आपको पैसा वैसा दे रही है कमा के। अब इसी गतिविधि की हम बात कर रहे हैं, तो इसको हमने बोल दिया आर्थिक गतिविधि। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, अब आप एक चीज और जान लो, आर्थिक गतिविधि की हम बात करें तो ये 3 तरह की होती हैं। ये खैर आप क्लास 10वीं में भी पढ़ोगे, लेकिन अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूं। आर्थिक गतिविधि जो होती है वो 3 तरह की होती है। कितनी तरह की होती है सर? 3 तरह की। देखते हैं थोड़ा सा। एक को हम बोलते हैं प्राथमिक गतिविधि, प्राथमिक गतिविधि। ठीक है, दूसरी होती है हमारी द्वितीयक गतिविधि। ठीक है सर, और तीसरी होती है हमारी तृतीयक गतिविधि। क्लियर हुआ? तो हमने क्या किया, हमने आर्थिक गतिविधियों को, हमने क्या किया सर, हमने जो है आर्थिक गतिविधियों को हमने क्या किया सर, हमने जो है 3 हिस्सों में बांट लिया। प्राथमिक गतिविधि, इसको हम प्राथमिक क्षेत्र भी बोलते हैं, द्वितीयक गतिविधि, इसको हम द्वितीयक क्षेत्र भी बोलते हैं, और हमारी तृतीयक गतिविधि। ठीक है सर। अब सर ये तीनों गतिविधियां हैं क्या? तो हम जो भी क्रियाएं कर रहे हैं उसको हमने 3 हिस्सों में बांटा। सर प्राथमिक गतिविधि का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक ऐसी गतिविधि जहां पर हम प्राकृतिक संसाधन से
मिलते हैं सीधा। हम प्राकृतिक संसाधन का उत्पादन करते हैं। जैसे कि हम बात करें कृषि, इसका उदाहरण क्या होगा सर? कृषि है ना, आपकी डेयरी है, आपकी डेयरी है, कृषि है। कोई भी एक ऐसा काम जहां पर आप क्या कर रहे हो सर? जहां पर आप प्रकृति से डील कर रहे हो, जहां पर आप क्या कर रहे हो सर? प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र में आप क्या करते हो? प्राथमिक क्षेत्र जो होता है वो उत्पादन का सबसे पहला ही हिस्सा होता है, जहां पर आप क्या करते हो? प्राकृतिक संसाधन का जो है उत्पादन करते हो। जैसे खेती आप करते हो, खेती हो गया है ना, डेयरी का काम हो गया, पशुपालन हो गया, पशुपालन ये सर किस में आता है सर? ये सर आता है आपके प्राथमिक गतिविधि में। अच्छा, इसके एक स्टेप ऊपर क्या आता है? इसके एक स्टेप ऊपर आता है हमारा द्वितीयक गतिविधि। द्वितीयक गतिविधि में क्या होता है सर? यहां पर होता है हमारा विनिर्माण। क्या होता है सर? हमारा विनिर्माण होता है। अच्छा सर, विनिर्माण क्या होता है सर? इसका मतलब क्या होता है विनिर्माण? विनिर्माण का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग। यहां पर यह होता यह है कि जो प्राथमिक गतिविधि से जो भी तुम्हें चीजें मिली हैं उसको और बेहतर बना देते हो आप। अब मैं बहुत ही प्यारा उदाहरण देता हूं आपको, उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। रुको थोड़ा सा, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक उदाहरण से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर मान के चलो ये ठीक है, ये एक टी शर्ट है। ये क्या है सर? ये एक टी शर्ट है। ये टी शर्ट है या नहीं? ड्राइंग पे कोई नहीं हंसेगा। ये अमित भैया की टी शर्ट है, इसमें पीडब्ल्यू लिखा हुआ है, पीडब्ल्यू टी शर्ट है अमित भैया की। क्लियर हुआ? अब ये टी शर्ट किसकी है सर? ये टी शर्ट जो है वो कॉटन की है सर, कॉटन की यानी कि कपास की है सर, कपास की है। अब ये बताओ कि अगर मेरी ये टी शर्ट है पीडब्ल्यू की, ये पेड़ पे लगी हुई मिली, ये आप बताओ। ये सर कि सर आप गए होगे, एक पेड़ लगा होगा, वहां से आपने ऐसे करके पीडब्ल्यू की टी शर्ट तोड़ ली होगी, या फिर कपास से बनाई हुई होगी। आप बताओ ये टी शर्ट जो है क्या से, मतलब मेरे को पेड़ पे लगी हुई मिली कि भाई प्रकृति से मिली है टी शर्ट, मेरे को पेड़ पे लगी है, मैंने तोड़ ली और पहन ली, ऐसा हुआ होगा? आप बताओ, ऐसा हुआ होगा? नहीं हुआ होगा ना, है ना? तो सबसे पहले क्या हुआ होगा? सबसे पहले इस टी शर्ट को बनाने के लिए मेरे पास क्या, जो फैक्ट्री में बनती है, जिस फैक्ट्री में बनती है उनके पास बहुत सारा कपास आया होगा, कपास, है ना, यानी कि कच्चा कपास आया होगा। अब ये कच्चा कपास जो है ये किसका हिस्सा हुआ? कच्चा कपास कहां लगता है भैया? वो तो खेतों में लगता है, खेती होती है इसकी। तो ये क्या हुआ सर? ये हुआ हमारा प्राथमिक गतिविधि, प्राथमिक गतिविधि का हिस्सा हुआ सर। ये प्राथमिक गतिविधि का हिस्सा हुआ, ये प्राथमिक गतिविधि हुई हमारी। क्यों? क्योंकि ये हमेशा किससे मिला है? ये हमें किससे मिला है सर? ये हमें प्रकृति से मिला है सर, ये हमें प्रकृति से मिला है, नेचर से मिला है। खेत में खेती की तुमने, उसके बाद यहां पर जो है कपास आया होगा और वो हमारा कच्चा कपास है। अब कच्चे कपास का तो सीधा तो है नहीं, अब कच्चे कपास का इस्तेमाल तो कर नहीं सकते तुम। अब कच्चे कपास से आप क्या करोगे? अब कच्चे कपास से ही आप क्या बनाओगे? टी शर्ट बनाओगे। तो ये टी शर्ट बनाने का जो प्रोसेस है, अब इसमें देखो बहुत सारी चीजें लगी होंगी, है ना? धागा बनाया होगा, धागा बनाया होगा इस कपास से, है ना? फिर सिलाई की होगी, फिर कताई, है ना, कताई हुई होगी इसकी, है ना, बुनाई हुई होगी इसकी, है ना, फिर डाइंग, है ना, फिर इसको रंग दिया होगा, इसको रंग दिया होगा। तो बहुत सारी चीजें हुई होंगी। अब ये सारी जो चीजें हो रही हैं किसका हिस्सा है सर? ये हमारी द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा है सर। ये हमारी जो है आप देखोगे द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा है सर। ये हमारा द्वितीयक गतिविधि है। इसमें क्या हो रहा है सर? इसमें हो यह रहा है कि जो प्राथमिक गतिविधियों से चीजें आपको मिली हैं उसमें आप बदलाव कर उसको आप और बेहतर बनाकर, उसका विनिर्माण कर आप उसको इस्तेमाल करने लायक बना रहे हो, उसको और बेहतर बना रहे हो। जैसे कि कपास जो थी, ये कच्ची कपास किसी काम की नहीं थी, लेकिन कच्ची कपास में जब आपने इसकी सिलाई कताई बुनाई करके बढ़िया सी एक टी शर्ट बना दी, तो अब ये टी शर्ट जो है पहनने लायक है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं कपास को लेकर, वो जो कपास होता है उसको चिपका के घूमता रहता, जब तक उसकी टी शर्ट नहीं बनती तो वो किसी काम का नहीं था। क्लियर हुआ? हाँ है ना? फटाफट से बताओ जल्दी से, हाँ है ना? चलो एक उदाहरण और देता हूं, एक उदाहरण और देता हूं, मजा आ जाएगा। दूसरा उदाहरण देता हूं मैं, किसका सर? दूसरा उदाहरण देता हूं मैं। ये क्या है सर? हंसेगा कोई नहीं भाई, हमें सर की ड्राइंग पे कोई नहीं हंसेगा, बहुत पिटाई करूंगा, ठीक है? हाँ, तो ये क्या है सर? ये हमारी है चीनी, चीनी है सर ये। अब ये बताओ तुम्हारे घर में जो चीनी आती है, तुम्हारे घर में जो गुड़ आता है, तुम्हारे घर में जो शक्कर आती है, शक्कर, तुम्हारे घर में जैगरी आती है, ये किससे बनती है? ये पेड़ पे लगती है। अब आपने सुना होगा कि भाई चीनी किससे बनती है, गुड़ किससे बनता है? गन्ने का। ये तो सबको ही पता है। किसका बनता है सर? गन्ने का। गन्ने से क्या बनता है? गन्ने से चीनी भी बनती है, गन्ने से गुड़ भी बनता है। जितनी भी मीठी चीजें हैं वो सब किससे बनते हैं? गन्ने से। गन्ने से चीनी बनना है, गुड़ बनना है ना, बूरा बनता है, जैगरी बनती है, पता नहीं क्या क्या अनेक चीजें जो है वो किससे मिलती हैं सर? अनेक चीजें जो है वो गन्ने से बनती हैं। अब मैं ये बोलूं कि चीनी तो पेड़ पे लगती है सर,
चीनी भी पेड़ पे लगती है और क्या बोलते हैं गुड़ भी पेड़ पे लगता है, ऐसा होता है क्या? अब भैया गन्ना पेड़ पे लगता है, गन्ना जरूर पेड़ पे लगता है, गन्ना तो भैया जरूर गन्ने की खेती होती है। जिस तरीके से कपास की खेती होती है वैसे ही आप देखोगे गन्ने की भी खेती होती है। अब गन्ना कहां जाता है? गन्ना जाता है गन्ने की मिल में, गन्ना जाता है गन्ना मिल में, बड़ी बड़ी गन्नों की मिल होती हैं। अब इन बड़ी बड़ी गन्नों की मिलों में मशीनें होती हैं, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, और इन मशीनों से ही क्या बनती है? इन मशीनों से ही आप देखोगे चीनी, गुड़, है ना, और भी कई सारे जो उत्पादन और भी कई सारे जो पदार्थ हैं वो इससे बनते हैं। समझ, और भी कई सारी जो वस्तुएं हैं, चीनी, गुड़, जैगरी वगैरह, वो किससे बनती हैं सर? वो गन्ने से बनती हैं, या हाँ या ना? तो भैया गन्ने से चीनी बनाने का जो प्रोसेस है वो किसमें आएगा सर? वो हमारा द्वितीय क्षेत्र में आएगा। इसीलिए हम इसको एक नाम भी देते हैं, इसको हम विनिर्माण क्षेत्र भी बोलते हैं। यहां पर आप देखोगे जो चीजें हमारी प्राथमिक गतिविधि में बन रही हैं, जिन चीजों को हम प्रकृति से ले रहे हैं, उनको हम और उनका रूप बदलकर उनको और बेहतर बनाकर हम उनको इस्तेमाल करने लायक बना देते हैं। जैसे हमने गन्ने की चीनी बना दी, हमने कपास की क्या बना दी सर? हमने कपास की टी शर्ट बना दी, शर्ट बना दी, जींस बना दी। समझ में आया या नहीं आया? हाँ बेटा, गन्ने से सिरका भी बनता है, बिल्कुल, लेकिन पूरा प्रोसेस हुआ होगा ना। अब सिरका पेड़ पे तो लगता नहीं है, चीनी पेड़ पे लगती है, गुड़ पेड़ पे लगता है। अरे भैया उसको बनाया जाता है, पहले गन्ने से रस निकाला जाता है, उसको सुखाया जाता है, गर्म किया जाता है, उसमें से जितनी भी इंप्योरिटीज होती है उनको हटाया जाता है, उसके बाद उसको जमाया जाता है, उसके बाद वो गुड़ बनता है, चीनी बनती है, पता नहीं बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, उसके बाद जाकर जो चीनी बनती है तुम्हारी। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा प्रोसेस वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं सर? इसको हम द्वितीय क्षेत्र में डाल देते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? इतनी चीजें क्लियर हुई? सारे बच्चों को प्राथमिक गतिविधि और द्वितीय गतिविधि क्लियर हुई, है ना? तो मैंने दो उदाहरण दे दिए हैं आपको। पहला हमारा चीनी का उदाहरण था, पहला हमारा टी शर्ट का उदाहरण था, और दूसरा हमारा जो है चीनी का उदाहरण था। आई होप आपको इतनी चीजें जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, है ना? क्लियर हो गई? चलिए, सर आप कहां रहते हैं? बेटा हम रहते हैं धरती, धरती मेरी मां है, और हाँ धरती मेरी मां है, मैं धरती पे रहता हूं, और यही मेरा एड्रेस है। धरती मां का पुत्र हूं मैं, ढूंढ पाओ तो ढूंढ लेना। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर हुआ? अरे ये क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ? एक मिनट रुक जाओ बेटा, एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ ब्रो, एक बार ही आना है, क्या हो गया? ये यार, ये क्या हो गया एकदम से? मैं पढ़ा रहा था। अरे एक मिनट रुको, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, सिस्टम मिल गया किस पे? अरे रुको, थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो गया भाई, टेक्नोलॉजी आ भाई, सिस्टम हैंग हो गया, रुको, थोड़ा थोड़ा सा रुक जाओ। सर धरती पे कहाँ रहते हो? तो धरती पे तो कहाँ रहता हूं मैं भारत देश में रहता हूँ, उस धरती के एक बहुत ही पवित्र जमीन जिसका नाम है भारत, वहां रहता हूं मैं। अब ढूंढ लो, अब तो मैंने बहुत सरल कर दिया तुम्हारे लिए, भारत में रहता हूं मैं। पीपीटी को रिफ्रेश कर लूं? अरे वाह, ज्ञान देने वाले भी आ गए। देखता हूं भाई, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा रुक जाओ बेटा, थोड़ा सा रुक जाओ, क्या हो गया भाई यार ये? अच्छा इस पे, ठीक है, मोड, ठीक है, अच्छा, ओहो ठीक है, ठीक है, नहीं नहीं और कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक है, थैंक्स थैंक्स। अरे हो गया भाई, हो गया, सिस्टम हैंग हो गया था भाई अपना, कर लिया भाई, कर लिया, तुम्हारा मिस सर ने कर लिया। ठीक है ठीक है, हाँ चलो कोई बात नहीं, अब एक काम करते हैं भाई, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हाँ, तो एक काम करते हैं भाई, अभी हमने किसके बारे में बात की? अभी हमने किसके बारे में बात की? हाँ रुको रुको, थोड़ा सा रुक जाओ, अभी हमने किसके बारे में बात की? हाँ, तो अभी हमने बात की किसके बारे में भाई? हाँ, तो हमने आर्थिक गतिविधियों की जब बात की तो हमने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अच्छा, अब एक और रह रहा है हमारा, एक और रह रहा है हमारा, तीसरा बचा हुआ है, तीसरा हमारा तृतीयक क्षेत्र। इसको हम एक नाम से और जानते हैं सर, इसको हम किस नाम से जानते हैं सर? इसको हम एक नाम से और जानते हैं, इसको हम बोलते हैं सेवा क्षेत्र। क्या बोलते हैं सर? इसको सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, इसको हम सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं सर? सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। अगर मैं बात करूं तृतीयक गतिविधियों के बारे में, तो इसको हम सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अच्छा,
तृतीयक गतिविधि होती क्या है सर? जो प्राथमिक और जो द्वितीयक गतिविधि को अपनी सेवा देती हैं, जो सेवाओं देने का काम करती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम तृतीयक गतिविधि बोलते हैं। इसका एक नाम और है सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं उसको। अच्छा सर, किस टाइप की सेवा? अब जैसे मैं मान के चलो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो बताओ मैं किस गतिविधि में आता हूं? अच्छा, आप बताओगे कि मैं इन तीनों में से, मैं जो मैं काम कर रहा हूं, जो मैं आर्थिक गतिविधि कर रहा हूं, आप बताओ कि इन आर्थिक गतिविधियों में से मैं किस गतिविधि में आता हूं? प्राथमिक क्षेत्र में आता हूं, द्वितीय क्षेत्र में आता हूं, या फिर मैं तृतीय क्षेत्र में आता हूं? बताइए, आप फटाफट से बताइए, जल्दी से आप बताइए मेरे को। अच्छा, कौन बताएगा मेरे को कि मैं किस गतिविधि का हिस्सा हूं? बताओ बताओ, जल्दी से बताओ फटाफट से। मैं किस गतिविधि का हिस्सा हूं? प्राथमिक गतिविधि का हिस्सा हूं मैं, या मैं द्वितीय गतिविधि का हिस्सा हूं मैं, या फिर मैं तृतीय गतिविधि का हिस्सा हूं? फटाफट से बताओ, मैं जो कर रहा हूं बताओ। अरे बोलो बोलो बोलो। अरे अरे हाँ चलो ठीक है, मतलब तुम्हें इसका मतलब समझ में आ रहा है। बीच बीच में बेटा मैं टेस्ट लूंगा तुम्हारा, क्योंकि मुझे होता है तुम पर डाउट। तुम एंड में पॉटी कर देते हो जब बात आती है प्रश्न पूछने की। तो मेरे देखो, समझाने का काम है मेरा, तो प्रश्न पूछने का काम भी मेरा होना चाहिए। मैं बीच बीच में क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे, चेक करने के लिए कि तुम्हें कुछ पल्ले पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, या फिर ऊपर से होके जा रहा है, क्योंकि बहुत सिंपल चैप्टर है। बिल्कुल सही बात है, हाँ, तो मैक्सिमम बच्चे बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं काम कर रहा हूं तुम्हें सेवा प्रदान करने का। भाई मैं यहां पर बैठा हुआ हूं, ना ही मैं किसी विनिर्माण, ना ही मैं टी शर्ट सिल रहा हूं, ना ही मैं कपड़े बना रहा हूं, ना ही मैं चीनी बना रहा हूं, ना ही मैं कोई फैक्ट्री में काम नहीं कर रहा, तो मैं द्वितीयक में भी नहीं आता। और ना ही मैं खेती खाती कर रहा हूं, ना ही मैं खेती करता हूं, और ना ही मेरी डेयरी है, ना ही मैं पशुपालन करता हूं, ना ही मैं प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता हूं। मैं क्या कर रहा हूं सर? मैं आपको सेवा देने का काम कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं। अच्छा, मान के चलो आप एक किसान हो, आपने गन्ने का उत्पादन किया। अब आप गन्ने को मिल तक ले जाओगे नहीं ले जाओगे? मान के चलो आपके खेत से जो गन्ने की मिल है जहां पर चीनी बनती है, तो आपके खेत से उसका डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर है। अब 10 किलोमीटर दूर के लिए आपने एक ट्रैक्टर वाले को हायर किया, आपने ट्रैक्टर वाले से बात की, और वो आपका गन्ना जो है करीबन 50 से 200 से 300 किलो गन्ना है, वो अपने ट्रैक्टर से मिल तक ले जाएगा। अब वो जो ट्रैक्टर वाला है, वो किसका हिस्सा हुआ? परिवहन वाला जो हिस्सा है वो किसका हिस्सा हुआ सर? प्राथमिक का, द्वितीयक का, तृतीयक का? जल्दी से बताओ फटाफट से। अगर मान के चलो वो अपनी सेवाएं दे रहा है तो मैं, वो अपने ट्रैक्टर से आपके गन्ने को मिल तक ले जाएगा, तो वो किसका हिस्सा हुआ? बताओ जल्दी से। अरे बोलो बोलो, अरे जल्दी फटाफट से दिमाग लगाओ, जल्दी से बोलो फटाफट से, पूरा क्लियर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना, क्लियर हुआ? चलिए ठीक है। अच्छा, अब एक उदाहरण और देता हूं मैं। मान के चलो कि तुमने जब गन्ने की खेती की होगी, अभी मैं यहां पे मान के चल रहा हूं कि तुम जो हो एक गन्ने वाले किसान हो, गन्ने की खेती करते हो, तुम एक किसान हो कि अरे सर जी किसान बना दिया हमको। हाँ हाँ कोई बात नहीं, अमीर किसान भी होते हैं बेटा, बहुत बहुत अमीर किसान भी होते हैं जो करोड़ों कमाते हैं। तुम अमीर किसान हो, तो तुम एक अमीर किसान हो जो गन्ने की खेती करता है। तो तुमने गन्ने की खेती की, और तुम्हें गन्ने की खेती करने के लिए सरकार से लोन चाहिए था, बैंक से लोन चाहिए था, तुम्हें लोन चाहिए था, मतलब पैसा चाहिए था। तो तुमने बैंक से 10 लाख रुपए का लोन दिया, और बैंक ने तुम्हें 10 लाख रुपए का लोन दे दिया। अब ये बताओ, जो बैंक ने तुम्हें दिया, तुम्हें बैंक ने 10 लाख रुपए दिया है, ये कौन सी गतिविधि में आएगा? ये प्राथमिक में आएगा, द्वितीयक में आएगा, तृतीयक में आएगा? ये कौन सी आर्थिक गतिविधि में आएगा? जल्दी से बताओ। बैंक ने तुम्हें 10 लाख रुपए, तुमने क्या बोला? तुमने बोला कि बैंक जी, अरे बैंक में गए, अरे मैनेजर साहब हमको 10 लाख रुपया चाहिए गन्ने की खेती करने के लिए। तो तुम्हारा रिकॉर्ड अच्छा था, तो तुम्हें 10 लाख रुपया मिल गया बैंक से। अब बैंक ने पैसा तुमको दिया है, तो ये कौन सी सेवा प्रदान की है बैंक ने तुम्हें? प्राथमिक गतिविधि में आएगी, द्वितीयक में आएगी, या तृतीयक में आएगी? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बस अब यहीं पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। तो तृतीयक क्षेत्र में क्या होता है? तृतीयक क्षेत्र में सेवा देने का काम होता है। उदाहरण के तौर पर आप बात करोगे तो मैं अगर बात करूं, है ना, मैं बात करूं अध्यापक का, ठीक है सर, क्योंकि मेरे से बहुत अच्छे से एग्जाम्पल रिलेट कर सकते हो आप। उसके बाद हम बात करें परिवहन, तुम जिस ऑटो में बैठते हो, तांगा में बैठते हो, बस में बैठते हो, सरकारी बसों में बैठते हो, वो भी क्या है? वो भी एक सेवा क्षेत्र में आएंगे। ठीक है सर। फिर सर अगर हम बात करें बैंकों की, अगर मैं बात करूं, ये भी किसका पार्ट है? ये भी हमारा तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है भाई। बैंक वाले भी अपनी सेवाएं देते हैं। अच्छा, तुम्हारा जब सिग्नल नहीं आते तो तुम कस्टमर केयर पे कॉल करते हो भाई, कस्टमर केयर पे, अरे भैया हमारे सिग्नल नहीं आ रहे भाई, दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। फिर क्या होता है? वो तुम्हें तुम्हारी जो समस्याएं हैं उनको सुलझाते हैं। तो वो भी क्या है भाई? कस्टमर केयर की अगर हम बात करें तो वो भी क्या दे रहे हैं? वो भी सेवा दे रहे हैं। तो जितना भी आप देखो ना, यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर उत्पादन नहीं हो रहा है, यहां पर सेवाएं दी जा रही हैं। तो याद रखना, तृतीय क्षेत्र क्या है? एक सेवा क्षेत्र है, इसमें आप सेवा देने का काम करते हो। कहीं ना कहीं आप देखोगे कि तृतीय क्षेत्र द्वितीयक और प्राथमिक गतिविधियों को सेवाएं प्रदान करती है। आपको समझ में आया या नहीं आया? यही है मतलब हमारे पूरे देश या पूरी दुनिया की मैं बात करूं, पूरी दुनिया की, तो जितने भी लोग आर्थिक गतिविधियां कर रहे हैं वो इन तीनों क्षेत्रों से ही संबंधित आर्थिक गतिविधियां कर रहे हैं। समझ में आया? बस एक चीज दिमाग में याद रखो
कि जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं, आर्थिक गतिविधियां, वो किससे संबंधित है सर? वो किससे संबंधित है सर? तो आप देखोगे वो हमारे इन तीनों से ही संबंधित है। वो पैसा जो बन रहा है वो तीनों से ही संबंधित है। फटाफट से बताओ जल्दी से। हाँ है ना? इतनी चीजें क्लियर हुई? इतनी चीजें क्लियर हुई? फटाफट से बोलो, जल्दी से बोलो। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम पढ़ते हैं चैप्टर। अब सारी चीजें आपको क्लियर हो गई है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हम बात करेंगे हमारे टॉपिक के बारे में। सर टॉपिक क्या है हमारा? थोड़ा सा बात कर लेते हैं टॉपिक के बारे में। टॉपिक हमारा पुरुषों और महिलाओं द्वारा आर्थिक गतिविधियां, मतलब जो हमने आर्थिक गतिविधियों के बारे में समझ लिया अच्छे से डिटेल में। तो हमारे देश में जो लोग पुरुष हैं, लड़कों की बात कर रहा हूं, आदमियों की बात कर रहा हूं, मैं महिलाओं की भी बात कर रहा हूं, ये दोनों कहीं ना कहीं काम में लगे हुए हैं। आज के टाइम पर अगर आप देखते हो तो मैक्सिमम जो पुरुष हैं वो ज्यादा काम करते हैं। महिलाओं की अगर हम बात करें तो हमारे समाज ने कुछ ऐसा बना लिया कि महिलाएं हमेशा घर में ही बैठेंगी। खैर अब लोग थोड़ा मॉडर्न हो रहे हैं, लोगों की सोच बदल रही है, थोड़ा लोग थोड़े से उदारवाद होते जा रहे हैं। तो आप देखोगे कि लोगों ने अपनी सोच बदल के लड़कियों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया और लड़कियां भी अच्छा कर रही हैं अपने फील्ड में। क्लियर है? यानी कि आप बोल सकते हो पुरुष और स्त्री, पुरुष और महिलाएं दोनों ही किसी ना किसी आर्थिक गतिविधि में लगे हुए हैं। पुरुष और महिला दोनों किसी ना किसी आर्थिक गतिविधि में लगे हुए हैं। समझ में आया? चलिए, बहुत अच्छे। अब हुआ क्या है, हमारा जो श्रम का विभाजन है, हमारा जो श्रम का विभाजन है, मतलब जो लोग काम कर रहे हैं, मैं भी एक तरीके का क्या कर रहा हूं, मैं भी एक तरीके का श्रम ही तो कर रहा हूं। आप कभी नौकरी करोगे तो आप भी क्या करोगे, श्रम करोगे। तो श्रम का मतलब यहां पर है काम से, कि जो काम कर रहे हैं। तो आप देखोगे ना, पुरुषों और महिलाओं की क्या है, पुरुषों और महिलाओं के बीच हुआ यह है कि श्रम का विभाजन हुआ है, काम का विभाजन हुआ है। अगर हम बात करें, पुरुषों को उनकी सेवा के लिए भुगतान किया जाता है, लेकिन इसके विपरीत अब सोच के देखो, आपकी मां जो है वो भी तो काम करती हैं। सोच के देखो, तुम क्या बोलते हो जब कहीं जाते हो कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, कि भैया मेरे पिताजी जो जॉब करते हैं। मां क्या करती है? मां जॉब नहीं करती है। मां क्या करती है? मां हाउसवाइफ है। अबे पागल, वो जॉब नहीं है क्या? मतलब जिस काम के लिए औरतों को पे नहीं किया जा रहा, जिस काम के लिए तुम्हारी माता को पैसे नहीं दिए जा रहे, तो क्या वो जॉब नहीं है? तुम्हें सुबह सुबह उठाती है, उठ के तुम्हें 6 बजे उठाती हैं, तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हैं, सुबह सुबह नहाती हैं। ये काम आसान लग रहा है तुम्हें? ये काम तुम्हें आसान लग रहा है? एक दिन अपनी मां का रोल करके दिखाना, एक दिन तुम अपनी जगह मां को बिठा देना और तुम अपनी मां बन जाना। तो ये करके देखना एक बारी। सुबह सुबह 6 बजे उठना है, पापा के लिए खाना बनाना है, नाश्ता बनाना है, खाना भी बनाना है, तुम्हारे लिए भी नाश्ता बनाना है, खाना बनाना है। अब सोच के देखो, क्लियर हुआ? हाँ। तो यहां पर वही बोला जा रहा है कि भाई स्त्री, पुरुषों और महिलाओं के बीच क्या हुआ है, श्रम का विभाजन हो गया है। मतलब जो काम है, श्रम मतलब जो काम है, काम को लेके हमने क्या किया, हमने पूरे समाज को बांट दिया कि पुरुषों के पास क्या काम होगा, पुरुष जो है इनके पास क्या काम होगा, और जो महिलाएं हैं इनके पास क्या काम होगा। हमने बांट दिया, हमने श्रम का विभाजन कर दिया, हमने श्रम का विभाजन कर दिया भाई। हमने श्रम का विभाजन कर दिया कि भाई, हमने बोल दिया कि भाई पुरुष जो हैं वो बाहर के काम करेंगे, महिलाएं जो हैं घर का काम करेंगी। अब होता क्या है, जब पुरुष काम करते हैं तो उनको पैसा मिलता है, लेकिन महिलाएं जो घर का काम करती हैं, चौका बासन बर्तन खाना वाना, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है आप बताओ, इससे क्या होता है? मैं मैक्सिमम बच्चों की बात कर रहा हूं कि तुम्हारी जो मम्मियां हैं, तुम्हारी जो माताएं हैं, तुम्हारी जो माएं हैं, वो सुबह सुबह कितनी जल्दी उठती होंगी, बहुत, कोई 5 बजे, कोई 6 बजे, कोई 4 बजे, और वो उठ के भाई तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हैं, खाना बनाती हैं, पापा के लिए खाना बनाती हैं, नाश्ता बनाती हैं। तो ये काम नहीं है क्या? इसको काम में काउंट नहीं करते क्या तुम? कि भैया मम्मी को कौन पैसे देते हैं? पापा मम्मी को पैसे थोड़ा ना देते हैं, पापा तो खर्चे के लिए पैसा देते हैं मम्मी को। या तो तुम्हारी मम्मी जॉब करती होंगी, वो अलग बात है। मैं उन माताओं की बात कर रहा हूं जो हाउसवाइफ है, उनका काम नहीं होता क्या? आप बताओ। अच्छा ठीक है, आप थोड़ा सोच को बताओ, थोड़ा सोच, क्योंकि देखो तुम अभी बहुत छोटी एज में हो, तुम्हारी सोच बदलना बहुत बड़ी बात है, तुम्हारी सोच बदलनी चाहिए, क्योंकि तुम ही हमारे भारत देश का भविष्य हो। आप बताओ, है ना? क्लियर हुआ ना? हाँ। तो वही बात यहां पर बोली जा रही है कि पुरुषों और महिलाओं के बीच में हमने श्रम का विभाजन कर दिया। हमने बता दिया कि भाई महिलाओं को क्या काम करने हैं और पुरुषों को क्या काम करने हैं। ठीक है सर, बहुत ही अच्छी बात है। अब आप देखोगे कि पुरुषों को जो सेवाएं करते हैं, पुरुष जो भी कर रहे हैं, जो भी गतिविधियां कर रहे हैं, उनके लिए उनको भुगतान किया जाता है, पैसा दिया जाता है। आपके पिताजी कहीं जाते होंगे तो उनको बढ़िया तरीके से क्या किया जाता होगा, पैसा वैसा मिलता होगा। लेकिन उसके विपरीत अगर आप महिलाओं के बारे में बात करोगे तो कई सारी सेवाएं ऐसी हैं जिसके लिए उनको भुगतान नहीं किया जाता। सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है भाई? हाउसवाइफ का। तुम्हारी माता को कोई पैसा मिलता है? नहीं मिलता सर। वो तो तुम्हारी बस सेवा करी जा रही है कि भैया तुम उनके बच्चे हो, तुम्हारी फैमिली का हिस्सा हो तुम। क्लियर हुआ? हाँ है ना? फटाफट से बताओ। अच्छा, अगर हम बात करें आर्थिक अवसरों के बारे में, आर्थिक अवसरों का बेहतर उपयोग करने के लिए शिक्षा व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब यहां पर एक बहुत बड़ी बात बोली गई है। अब हुआ क्या कि महिलाओं के साथ बहुत गलत हुआ है। अगर तुम पूरे महिलाओं का इतिहास उठा के देखोगे, जितनी भी लड़कियां मेरे को देख रही हैं, जितनी भी जो बालिकाएं हैं, मेरी प्यारी प्यारी छोटी छोटी बहन है मेरी, जो मुझे देख रही हैं, उनसे मैं बोलना चाहूंगा कि अगर तुम अपने इतिहास को उठा के देखोगे, तुम थोड़ा सा पीछे जाओगे, तो महिलाओं के साथ शायद जितना गलत हुआ है, मुझे नहीं लगता उतना गलत किसी के साथ हुआ होगा। बहुत गलत हुआ है महिलाओं के साथ।
और आप देखोगे जब हम बात करते हैं आर्थिक अवसरों की, मतलब जब हम बात करते हैं पैसे कमाने की, आर्थिक अवसरों की मतलब हम जब पैसे कमाने की बात करते हैं तो आप देखोगे कि पैसे कमाने में सबसे ज्यादा जो योगदान होता है वो किसका होता है बेटा? तो पैसे कमाने में सबसे ज्यादा योगदान जो होता है ना बेटा, वो शिक्षा का होता है। और हमने क्या किया, हमने महिलाओं को वो शिक्षा नहीं दी। आपने देखा होगा, अब तो खैर सिचुएशन बहुत इंप्रूव हुई है, खैर आपके माँ बाप आपको पढ़ा रहे हैं, भविष्य में वो और आपको हायर स्टडी करवाएंगे, लेकिन आज से 25-30 साल पहले, 50 साल पहले इतना नहीं हुआ था। आप देखोगे ना, आज से अगर 50-60 साल पहले की बात करोगे तो लोग अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाते थे। मेरी दादी, अब मैं अपनी दादी से बात करूं, शायद अपनी तुम अपने बाबा से या फिर अपनी दादी से बात करना, बेचारे वो 5वीं पास होंगी, अब कोई 8वीं पास होंगी, कोई 10वीं पास होंगी। मेरी दादी से अगर मैं बात करता हूं तो मेरी दादी 8वीं पास है। मेरे बाबा से अगर मैं बात करूं तो मेरे बाबा ने मास्टर्स कर रखी है, ग्रेजुएशन नहीं, मास्टर्स, ग्रेजुएशन से भी आगे उन्होंने मास्टर्स कर रखी है। सन 70 की सरकारी टीचर थे वो। लेकिन मेरी दादी जो है वो 8वीं पास है, वो सिर्फ हिंदी पढ़ लेती हैं, साइन कर लेती हैं। और तुम्हारी बहुतों की दादी जो होंगी वो शायद अपने साइन भी नहीं कर पाती होंगी। तो समझो यहां पे हुआ क्या कि हमने जो आर्थिक अवसर दिए किसको दिए भाई? जो लोग शिक्षित थे। लेकिन शिक्षा प्रदान किसको की गई? सिर्फ पुरुषों को ही शिक्षा दी गई है, महिलाओं को भी दी गई है, लेकिन जो अनुपात है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है कि कितने पुरुष पढ़े लिखे हैं, कितनी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। आप उसमें देखोगे तो पुरुष ज्यादा पढ़े लिखे दिखाई देते हैं। मैं अभी की बात नहीं कर रहा बेटा, मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूं। मानते हो नहीं मानते मेरी बात को? तू बता, तू मानती है मेरी बात को? मानती है ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आप देखोगे ज्यादातर जो महिलाएं हैं वह ऐसी जगहों पर काम करती हैं जहां नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती। अब देखो हुआ क्या, अब यहां पर बोला गया है कि जब आर्थिक अवसर उन्हीं को मिलते हैं, अच्छी तनख्वाह तुम्हें कब मिलेगी? जब तुम पढ़े लिखे हो। यह बात यहां पर सिंपल सी बोली गई है कि तुम अगर पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो तुम्हें एक अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती, अच्छे पैसे की नौकरी नहीं मिल सकती। तो यहां पर शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। और हमने महिलाओं को शिक्षा दी नहीं, उतनी ज्यादा शिक्षा नहीं दी जितनी हमें पुरुषों को देनी चाहिए थी। यानी कि आप बोल सकते हो महिलाओं के बीच में और पुरुषों के बीच में कोई समानता है? नहीं है। आपने देखा होगा आपके घर में, है ना, बहुत सारे घरों में हमने देखा है कि अगर एक लड़का है एक लड़की है तो लड़कों को ही ध्यान दिया जाता है कि भैया ये लड़की तो पराया धन है, इसकी तो शादी हो जाएगी, ये तो चली जाएगी भाई अपने शादी वादी करके, तो इनकी शादी में पैसा खर्च करें या फिर इनकी पढ़ाई में पैसा खर्च करें। अगर आज से 50 साल पहले, 30-40 साल पहले आप देखोगे तो यही लोगों की सोच हुआ करती थी कि भाई लड़के को पढ़ाते हैं क्योंकि लड़का तो हमारा पास रहेगा, लड़की तो पराया धन है, वो किसी दूसरे के यहां जाएगी। अब खैर ये सोच बदलती जा रही है धीरे धीरे और इस बात की मुझे बहुत खुशी है, लेकिन यही होता है। इसीलिए आप देखोगे श्रम का विभाजन हो गया और ज्यादातर महिलाएं जो काम भी करती हैं ना, वो एक ऐसी जगह नौकरी करती हैं जहां पर कोई भी सुरक्षा नहीं है और वो रोजगार जो होते हैं अनियमित होते हैं, कोई भी सुरक्षा नहीं होती, तुम्हें कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है। और वो जो ये काम कर रही होती हैं उसमें किसी भी कौशल की जरूरत नहीं पड़ती, लेबरी का काम कर रही हैं, कोई घिसा पिटा काम कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उन महिलाओं को इतना शिक्षित किया ही नहीं गया। इसलिए आपको क्या देखने को मिलता है? इसलिए आपको श्रम का विभाजन देखने को मिलता है। समझ में आया या नहीं आया? फटाफट से बताओ जल्दी से। इतनी चीजें क्लियर हुई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे हम बात करें, क्लियर हुआ? हाँ, अब यहां पे एक बात की गई है कि आपको कैसे काम मिलेगा। आप बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप 12वीं पास कर लेते हो या फिर कुछ ग्रेजुएशन वगैरह कर लेते हो तो आपकी नौकरी लग जाएगी? नहीं लगेगी, क्योंकि नौकरी पाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास कौशल होना चाहिए। मान के चलो आप टीचर बनना चाहते हो, जब टीचर बनना चाहते हो आप, तो आपको अगर पढ़ाना ही नहीं आता, आपके पास पढ़ाने का कौशल नहीं है, तो आपको नौकरी कैसे मिलेगी? आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाना चाहते हो तो आपको कोडिंग नहीं आती, तो आपको नौकरी कैसे मिलेगी? समझ रहे हो बोल क्या रहा हूं मैं? अगर आपको अकाउंट्स पढ़ना नहीं आता, आपको अकाउंट्स में समझ नहीं है, तो आपको आप कैसे सीए बनोगे, अकाउंटेंट कैसे बनोगे, सीए कैसे बनोगे? तो होता क्या है, कोई भी बड़ा प्रोफेशन होता है, अच्छा प्रोफेशन होता है, उसमें आपको जाने के लिए, उसमें आपको अपना करियर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसमें करियर बनाने के लिए उसको सीखना पड़ेगा, कौशल की जरूरत होती है, स्किल्स की जरूरत होती है। इतनी बात समझ में आई आपको या नहीं आई? फटाफट से बताओ जल्दी से। इतनी चीजें क्लियर हुई? इतनी चीजें क्लियर हुई? फटाफट से बताइए जल्दी से। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, यहां पर वही लिखा हुआ है, शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति को आप प्रमुख निर्धारण, अच्छा, बाजार में किसी व्यक्ति को नौकरी लेने के लिए इसका क्या प्रमुख निर्धारण है? समझो यहां पे बोला क्या गया है। यहां पे थोड़ा सा गलत हो गया है, कोई बात नहीं, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, कोई बात नहीं, काट दो। यहां पे व्यक्ति के लिए लिख दो, किसी भी व्यक्ति के लिए, है ना। समझो यहां पे बोला क्या गया है। बोला क्या गया यहां पे, शिक्षा और कौशल। अगर हम बात करें शिक्षा की और कौशल की, इन दोनों की अगर हम बात करें तो बाजार में अगर किसी व्यक्ति को नौकरी चाहिए तो उसके मेन निर्धारक कौन होते हैं? उसके मेन निर्धारक होते हैं भाई शिक्षा और कौशल। अगर ये दोनों नहीं है आपके पास, अगर ये दोनों नहीं है आपके पास, तो आप बेरोजगार ही हो, आपको कहीं भी काम नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ?
अच्छा, अगर हम बात करें महिलाओं के साथ क्या हुआ, तो अधिकांश, आप महिलाओं की बात करोगे बेटा, तो अधिकांश जो महिलाएं हैं उनके पास बहुत कम शिक्षा, बहुत कम। आप देखते हो, अगर आप, मैं देखो, सुनो सुनो, थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी चेक करो आप। अगर आप गांव में जाओगे, बिल्कुल देहाती गांव में जाओगे, तो वहां पे अगर आप महिलाओं से पूछते हो ना, तो आधी महिलाएं तो बेचारी अनपढ़ होती हैं, वो कुछ नहीं जानती, वो लिटरली कुछ नहीं जानती, उनके पास कोई भी कौशल नहीं है, ना ही शिक्षा है। दिक्कत क्या हुई फिर, जब उनके पास कोई शिक्षा नहीं है, कोई कौशल नहीं है, तो बेचारी के पास कोई ऑप्शन रहा नहीं, तो अब क्या करेंगी बेचारी, वो अब हाउसवाइफ बन के रह जाएंगी, अपने बच्चों को संभालेंगी, चौका बासन, बर्तन धोना, पोछा लगाना, है ना, अपने तभी ऐसे ऐसे केस में क्या होता है, ऐसी केस में आप देखोगे महिलाओं को पीटा जाता है, क्योंकि कोई कोई हस्बैंड जो होते हैं, आप देखोगे ना, बहुत सारे जो लोग होते हैं, वो अपना गुस्सा जो होता है वो महिलाओं पे उतार देते हैं, ड्रिंक करके आते हैं, शराब पी के आते हैं, फिर महिलाओं को मारते हैं, अपनी बीवियों को मारते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि यहां पर हुआ ये कि जब हमने उन महिलाओं को नहीं पढ़ाया, तो वो अपना स्वतंत्र नहीं हो पाई, वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाई। तभी मैं हर लड़की को, यहां पे जो भी लड़की मेरे को सुन रही है ना, मैं बोलूंगा, बेटा तुम लाइफ में चाहे कुछ भी करो, लाइफ में तुम चाहे कुछ भी करना, लेकिन शादी तभी करना तुम लोग, याद रखो। मैं, सुनो सुनो, ये ज्ञान की बात है, तुम लड़कियों से बोल रहा हूं स्पेशली मैं, लड़के तो हैं ऐसे ही, है ना, लड़कियों तो, इनको तो क्या ही समझाऊं मैं, लेकिन लड़कियों को समझाना, क्योंकि तुम्हारी हालत थोड़ी खराब रही है ज्यादा। ये चैप्टर को समझ पढ़ के मेरे को एक बात याद आई है कि अगर तुम लाइफ में कितना भी आगे बढ़ जाओ, शादी तभी करना जब अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। हाउसवाइफ बन के मत रह जाना, जो शायद तुम्हारी माताएं बन के रहेगी। मैं चाहता हूं तुम एक अच्छी नौकरी करो, या फिर कुछ भी करो लाइफ में, अच्छा करो, और शादी से पहले पहले करो। शादी से पहले पहले इतना स्वतंत्र हो जाओ कि तुम्हें किसी की जरूरत ना हो। मैं हमेशा बोलता हूं, किसी की जरूरत ना हो तुम्हें, फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से तुम्हें किसी की जरूरत ना हो, कि अकेले भी हो तो अच्छा कमा रहे हो। समझ में आया नहीं आया? तो ये बात कान खोल के सुन लेना, लड़कियों से बोल रहा हूं मैं, समझो, यहां पे वही बात हो रही है। अब यहां पे हुआ क्या, क्योंकि शिक्षा नहीं हुआ, महिलाओं को उतनी शिक्षा नहीं मिल पाई, ना उनके पास उतना कौशल था, तो हुआ क्या, तो उन्हें निम्न स्तर की जॉब करनी पड़ी, छोटी छोटी जो जॉब होती हैं, है ना। क्लियर हुआ? हाँ हाँ, या ना, फटाफट से बताओ, क्लियर हुआ? हाँ, तो यहां पे देखो, महिलाओं के पास, महिलाओं के लिए क्या बोला जा रहा है, महिलाओं के लिए सिंपल सा बोला जा रहा है, महिलाओं के पास शिक्षा कम है, महिलाओं के पास शिक्षा कम है, और उनके पास कौशल भी नहीं है। तो इससे आप देखोगे ना महिलाओं के पास शिक्षा है, ना महिलाओं के पास कौशल है, तो इससे क्या देखने को मिल रहा है आपको, तो आपको देखने को यहां पे मिलता है कि महिलाओं को काम कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा ना, फटाफट से होता नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, पुरुषों की अपेक्षा में महिलाओं को कम पारिश्रमिक भी दिया जाता है। आप सुनो यहां पे, अब जब महिलाओं के पास ना शिक्षा है, ना ही कौशल है उनके पास, तो उन्हें क्या, उनको कोई ना कोई छोटा मोटा काम करना पड़ेगा। अब छोटे मोटे काम जो होते हैं, जो मजदूरी वाले काम जो होते हैं, उनमें होता यह है कि पुरुष को ज्यादा पैसा दिया जाता है। पारिश्रमिक का मतलब क्या है, पैसा, यहां पे पगार की बात हो रही है, पगार या फिर मजदूरी। मजदूरी, मजदूरी का जो पैसा होता है वो महिलाओं को कम देते हैं। किसी काम के लिए अगर महिलाओं को किसी काम के लिए अगर पुरुष को 300 रुपए मिल रहे हैं, तो महिलाओं को 200 रुपए मिलेंगे। महिलाओं को छोटे मोटे कामों का पैसा अगर हम पुरुषों से कंपेयर करें, तो उनको कम दिया जाता है। समझ में आया? हाँ है ना, फटाफट से बताओ। अधिकतर क्योंकि महिलाओं के पास ना ही शिक्षा है, बहुत कम महिलाओं के पास शिक्षा है, क्योंकि महिलाओं के पास, अधिकतर जो महिलाएं हैं, ना ही उनके पास शिक्षा है, ना ही उनके पास कौशल है, तो उनको ऐसी जगह काम करना पड़ता है जहां पर नौकरी की कोई भी सुरक्षा नहीं होती, कोई भी कानूनी रूप से सुरक्षा नहीं दी जाती। सोच के देखो ना, क्योंकि देखो बेचारी वो महिलाएं हैं, उनको कुछ नहीं आता, वो बस मजदूरी वाले काम कर रहे हैं। कल को कुछ होता है तो नौकरी से उन्हें निकाल दिया जाएगा, नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती। मान के चलो जरूरत है 50 लोगों की, 70 लोग काम कर रहे हैं, तो 20 लोग निकाल दिए गए। अब 20 लोगों में महिलाएं भी होंगी, उनको भी निकाल दिया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जहां नौकरी कर रही हैं महिलाएं, मजदूरी वाले या छोटे मोटे काम कर रही हैं, तो वहां पर इनकी नौकरी को लेके, इनकी रोजगार को लेके कोई भी सुरक्षा नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होता है सर, यहां पर अनियमित रोजगार होता है। सर अनियमित रोजगार क्या होता है? अनियमित रोजगार वो रोजगार होता है जहां पर आपकी नौकरी की कोई गारंटी नहीं होती। तो ज्यादातर महिलाएं जो है वो ऐसी ही जगह पर करती हैं, और कम आय में, है ना। आप देखोगे कि ऐसी जगह पर आप देखोगे अधिकतर जो महिलाएं हैं वो कैसे क्षेत्र में काम कर रही हैं, वो ऐसे क्षेत्र में काम कर रही हैं जहां पर रोजगार की कोई गारंटी नहीं है, आपकी कभी भी नौकरी जा सकती है, प्लस उनकी सैलरी भी, उनकी जो आय है, उनकी सैलरी जो है, उनकी इनकम जो, आय का मतलब क्या होता है, उनकी जो इनकम है, उनकी जो इनकम है, ये भी बहुत कम है, ये भी बहुत कम है। क्लियर हुआ? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप देखोगे उन्हें कोई भी सुरक्षा भी उपलब्ध नहीं है, किसी भी तरह की उनकी सुरक्षा उपलब्ध नहीं है, और तथापि आप देखोगे उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर ही वेतन मिलता है। अब यहां पे थोड़ा सा हम दूसरी सिचुएशन देखें कि जिन्होंने अपनी कन्याओं को पढ़ा दिया, जिन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ा दिया,
उनका अगर आप देखोगे, अब देखो यहां पर क्या है, इनको कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, महिलाओं को इनकी पगार भी कम है, रोजगार की कोई गारंटी नहीं है, मतलब नौकरी कभी भी जा सकती है, प्लस इनको दूसरी जो सामाजिक सुरक्षाएं होती हैं वो भी नहीं मिलती। दूसरी तरफ ऐसी महिलाएं जो पढ़ लिख गई हैं, जिन्होंने अपने आप को उच्च शिक्षा दी है, उनके फैमिली वालों ने, उनके परिवार वालों ने पढ़ा दिया, जैसे तुम्हारे फैमिली वाले पढ़ा रहे हैं तुम्हें, अगर ऐसी महिलाओं की हम बात करें तो उनको सारी सुरक्षाएं दी जाती हैं, प्लस उनका जो वेतन होता है वो पुरुषों के बराबर ही होता है। समझ रहे हो कितना बड़ा डिफरेंस है। तो यहां पर मेन चीज क्या आ रही है, मेन चीज क्या आ रही है यहां पर, तो यहां पर मेन चीज दो आ रही है। पहली यह है भाई शिक्षा, पहली है यहां पर शिक्षा, ठीक है सर। दूसरा क्या बोला जा रहा है, कौशल। अगर आपके पास यह है, चाहे आप पुरुष हो, चाहे आप पुरुष हो या स्त्री या फिर महिला, चाहे पुरुष या महिला है, अगर आपके पास शिक्षा भी है, एक अच्छा कौशल भी है, तो आपको अच्छा वेतन मिलेगा और वेतन में भी समानता होगी, जितना पुरुष को मिलेगा उतना आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास शिक्षा भी है, कौशल भी है। लेकिन अगर हमें आपके पास ना शिक्षा है ना ही कौशल है, जो कि ज्यादातर महिलाओं के साथ यही हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको जो है कॉम्प्रोमाइज करना ही करना पड़ेगा, मतलब आपको कम सैलरी में जो है काम करना पड़ेगा। जल्दी से बताओ फटाफट से। सर आप इंस्टाग्राम पे बात क्यों नहीं करते हो? बेटा इंस्टाग्राम हम थोड़ा कम चलाते हैं, तुमको ऐसा लगता होगा हम दिन भर इंस्टाग्राम पे ही बैठे रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा इंस्टाग्राम कम चलाते हैं और बहुत सारे मैसेज वगैरह आते हैं इंस्टाग्राम पे, तो सबका रिप्लाई नहीं कर सकते, तो हम कोशिश करेंगे आपका रिप्लाई करने की शिव बेटा। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ क्लियर हुआ, ये सारी चीजें क्लियर हुई आपको? अच्छा, अब एक तरफ क्या है भाई, एक तरफ है असंगठित क्षेत्र, एक तरफ है असंगठित क्षेत्र और दूसरी तरफ है संगठित क्षेत्र। अब सुनो यहां पे, अब होता क्या है कि जब रोजगार की बात आती है, जब नौकरियों की बात आती है, तो दो तरह के क्षेत्र होते हैं यहां पे, दो तरह के क्षेत्र हैं। एक तो असंगठित क्षेत्र है। असंगठित क्षेत्र क्या है कि जहां पर रोजगार की कोई भी गारंटी नहीं है, जहां पर आपका नौकरी का कुछ पता नहीं है, नौकरी में 10 से 12 घंटे काम करवा 12 से 15 घंटे काम करवाया जाता है, 15 घंटे काम करवाया जाता है, कोई पीएफ नहीं कटता तुम्हारा, प्रोविडेंट फंड है ना, कोई भी रोजगार को लेकर सुरक्षा नहीं होती, कोई भी तुम्हारा इंश्योरेंस नहीं होता, कल को कुछ घटना हो जाती है तुम्हारे साथ में। तो आपने देखा होगा एक दुकान होती है, एक दुकान में चिंटू काम करता है, तो वो चिंटू बेचारा जो है वो किसमें है, वो सर वो असंगठित क्षेत्र में है। दूसरी तरफ क्या है सर, दूसरी तरफ संगठित क्षेत्र है। संगठित क्षेत्र में क्या होता है, संगठित क्षेत्र जो होते हैं वो सरकार के हिसाब से चलते हैं, ये अपने एम्प्लॉयज को, ये अपने जो भी इनके एम्प्लॉयज होते हैं, जो भी इनके यहाँ पे काम करता है उसको सुरक्षा भी देते हैं, उनका पीएफ भी कटता है, प्रॉपर सैलरी भी होती है, कितने घंटे काम करना है वो निर्धारित होते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको हम संगठित क्षेत्र बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं कहां काम कर रहा हूं, मेरा क्या है आप बताओ, मेरा संगठित क्षेत्र है या फिर असंगठित क्षेत्र है? तो भाई मेरी, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा भी संगठित क्षेत्र में ही है, क्योंकि पीडब्ल्यू की अगर हम बात करूं तो पीडब्ल्यू गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके हिसाब से ही चलता है। मेरा भी पीएफ कटता है, मेरा भी इंश्योरेंस है, काम के घंटे भी निर्धारित हैं, तो ये सारी चीजें मेरे साथ हैं, तो मेरा जो है संगठित क्षेत्र है। तो यहां पर याद रखना, संगठित क्षेत्र में आप देखोगे शिक्षण और चिकित्सा सबसे अधिक है। आप देखोगे मेरा इंश्योरेंस भी है, कल को मेरी तबीयत खराब हो जाती है तो मैं किसी भी हॉस्पिटल में भर्ती हो सकता हूं और बढ़िया तरीके से इलाज होगा। कल को मेरा एक्सीडेंट हो जाता, भगवान अगर ऐसा हो, अगर हो जाता है तो प्रॉपर तरीके से इलाज जो है मेरा फ्री में होगा। क्यों होगा? क्योंकि मेरा इंश्योरेंस करवा रखा है पीडब्ल्यू कंपनी ने। क्लियर हुआ? हाँ ना? फटाफट से बताओ जल्दी से, है ना। और बाकी जैसे आप ये सारी चीजें जो होती हैं वो आप देखोगे संगठित क्षेत्र में लोगों को आकर्षित करती हैं, वहां पर रोजगार के नियम जो होते हैं वो तय होते हैं, आपको क्या काम करना है वो तय होता है। क्लियर हुआ? हाँ। और कुछ महिलाओं की अगर हम बात करें तो कुछ महिलाएं क्या कर रही हैं, कुछ महिलाएं बड़ी बड़ी प्रशासनिक सेवाओं में भी लगी हुई हैं। प्रशासनिक सेवा मतलब कोई आईएएस है, आप देखो टॉप 10 में इस बार क्या था, टॉप 10 में 4 से 5 महिलाएं थी। कोई आईपीएस है, कोई आईपीएस है, यूपीएससी निकालो भाई, है ना, कोई आईआरएस है। तो कई सारी जो महिलाएं होती हैं वो अच्छा खासा जो है सरकारी नौकरी में चली जाती हैं, प्रशासनिक सेवाओं में चली जाती हैं। जैसे कुछ आप में से बहुत सारी जो बिटियां हमें देख रही हैं, बहुत सारी जो लड़कियां देख रही हैं मुझे, वो आगे चलकर क्या करेंगी, आगे चलकर यूपीएससी का एग्जाम देंगी, यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करेंगी, आईएएस बनेंगी, आईपीएस बनेंगी और भारत की प्रशासनिक सेवाओं में जाके जो है सेवा करेंगी, देश की सेवा करेंगी। क्लियर हुआ? हाँ ना? फटाफट से बताओ जल्दी से। कुछ आप स्त्रियों की अगर हम बात करें जिन्होंने उच्च शिक्षा लिया, कुछ स्त्रियां जो है वैज्ञानिक भी बन चुकी हैं, कुछ आप देखोगे प्रौद्योगिकी सेवा में भी चली गई हैं। तो आप देखोगे ऐसा नहीं है कि महिलाओं को शिक्षा नहीं मिली, कुछ महिलाओं को ही शिक्षा मिल पाई है, लेकिन जिनको शिक्षा मिली है, उच्च स्तर की शिक्षा मिली है, आज वो पुरुषों के बराबर ही काम कर रही हैं, पुरुषों जितना वेतन मिल रहा है उन्हें। चाहे आप प्रशासनिक सेवाओं क्षेत्र की बात करें, चाहे
आप निजी क्षेत्र की बात करें, आप किसी भी क्षेत्र की बात करें, आज के टाइम पर मैं आज की स्थिति बता रहा हूं, आज की स्थिति ऐसी है कि महिलाएं आपको हर एक क्षेत्र में जो है आपको काम करते हुए दिखाई देंगी। क्लियर हुआ? हाँ, अब एक नया टॉपिक है भाई, ये नया टॉपिक क्या है सर? जनसंख्या की गुणवत्ता। अब गुणवत्ता देखो, लास्ट टॉपिक है, इसके बाद थोड़ा सा खत्म करते हैं। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा नहीं है, खत्म करते हैं इसको, है ना। कल अगली क्लास में हम जो है क्या करेंगे, 15 मिनट और पढ़ते हैं। 15 मिनट में देखो, 1 घंटे 15 मिनट तो पढ़ाता ही पढ़ाता हूं मैं। आज 1.5 घंटे नहीं जाएगा, एक टॉपिक क्लियर करते हैं, उसके बाद हम इस लेक्चर को खत्म करेंगे। पोल भी होगा, 3 प्रश्न लाया हूं पोल के मैं, ठीक है। हाँ, पोल होगा, बिल्कुल होगा पोल। सर शॉर्ट नोट्स कब मिलेंगे पिछले चैप्टर के? बेटा शॉर्ट नोट्स अगली क्लास में आपको शेयर कर दूंगा मैं। ऑलमोस्ट बन गए हैं, 90% बन गए हैं, तो वो आपको अगली क्लास में शेयर कर दूंगा, ठीक है। हाँ, शॉर्ट नोट्स होंगे, अच्छे नोट्स होंगे, इतनी गारंटी मैं देता हूं। समझ में आया? हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात। जनसंख्या की गुणवत्ता की अगर मैं बात करूं तो इसमें किसकी बात की जा रही है कि जनसंख्या की गुणवत्ता अच्छी कैसे होगी? गुणवत्ता का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्वालिटी। इसको हम क्वालिटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे पढ़ाई तो हर जगह होती है, लेकिन पीडब्ल्यू की क्वालिटी बहुत बेहतर है ना। क्वालिटी पढ़ाने का जो तरीका होता है, तो पीडब्ल्यू में टीचर्स आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं, तो क्वालिटी बहुत बेटर है। सस्ते कोर्स में आपको एक बेटर क्वालिटी मिल रही है, बेटर गुणवत्ता मिल रही है पढ़ाई की। तो यहां पर अगर हम बात करें हमारे देश की जो जनसंख्या है, जो हमारे देश के लोग हैं, जनसंख्या जो है, इसकी भी गुणवत्ता होगी ना। अब गुणवत्ता कैसे निर्धारित होती है आप बताओ? मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, इतना तो चैप्टर मैंने आपको पढ़ा ही दिया है कि आप बता पाओ कि जनसंख्या की गुणवत्ता कैसे निर्धारित करोगे? आप बताओ, जनसंख्या की जो गुणवत्ता है वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है? थोड़ा सा बताओ, थोड़ा सा आइडिया तो दो मेरे को मतलब समझ में तो आए कि तुम्हें चैप्टर पल्ले पढ़ भी रहा है नहीं पढ़ रहा, कि ऐसे ही बस हे करे जा रहे हो। जल्दी से बताओ फटाफट से, हाँ है ना, जल्दी से बोलो बोलो, जल्दी से बोलो, फटाफट से बोलो। एजुकेशन स्किल्स, हाँ आप देखो है ना कितना, मतलब कुछ बच्चे सच में पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ बच्चे तो फालतू में बकैती कर रहे हैं, और कुछ बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा लगा देख के। हाँ, तो अगर बात करें, अगर जनसंख्या की गुणवत्ता की अगर हम बात करें बेटा, तो ये इसमें कुछ कारक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जो बताते हैं कि आपके देश की जो जनसंख्या है, इसकी गुणवत्ता, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। जैसे कि हम बात करें स्वास्थ्य की, आपका स्वास्थ्य सही रहता है नहीं रहता? भाई स्वास्थ्य बहुत जरूरी होता है। अगर आपकी तबीयत ही खराब रहती है, कुछ ना कुछ बीमार रहते हो आप, तो आप कुछ काम नहीं कर सकते अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। स्वास्थ्य नंबर 1 पे आता है, हमेशा याद रखना। उसके बाद साक्षरता। अच्छा, साक्षरता की अगर हम बात करते हैं, साक्षरता दर की हम बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? साक्षरता दर का मतलब होता है जो लोग पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। याद रखना, शिक्षा अलग चीज है, साक्षरता दर अलग चीज है। साक्षरता का मतलब क्या होता है? साक्षरता का मतलब होता है कोई लिखना और पढ़ना जानता है। और वहीं मैं शिक्षा की जब बात करता हूं, शिक्षा में और भी कई सारी चीजें आ जाती हैं। शिक्षा में आपका कौशल आ जाता है, आपकी निपुणता आ जाती है, आप में ज्ञान है वो भी आता है, किन किन कामों को आप जानते हो, तो वो सारा शिक्षा अलग चीज है। अगर कोई साक्षरता बोले तुमसे कि साक्षरता दर, तो इसका मतलब शिक्षा की बात नहीं की जा रही। कोई एक ऐसा व्यक्ति जो अपना नाम लिख लेता है, पढ़ना लिखना जानता है, उसको हम साक्षर मानते हैं। लेकिन एजुकेटेड पर्सन अलग है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिटरेट पर्सन एंड एजुकेटेड पर्सन, है ना। शिक्षित व्यक्ति में और साक्षर व्यक्ति में, दोनों में डिफरेंस होता है। साक्षर व्यक्ति वो है जो पढ़ना लिखना जानता है। शिक्षित व्यक्ति की अगर हम बात करें तो उसकी कौशलता पे हम जाते हैं, क्या आता है उसको, कितना ज्ञानी है, उसमें ज्ञान कितना है। तो ये सारी चीजें होती हैं, याद रखना, है ना। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि साक्षरता दर मतलब लोग कितने पढ़े लिखे हैं। साक्षरता दर का मतलब होता है कि जो पढ़ना लिखना जानता है, जो लिख सकता है, जो पढ़ सकता है, वो आता है साक्षरता दर में, याद रखना हमेशा। चलिए, क्लियर हुआ? तो यहां पे सिंपल सा बोला गया, स्वास्थ्य, साक्षरता दर, शिक्षा भी लिख सकते हो आप, शिक्षा भी ऐड कर लेना, शिक्षा, है ना, जो कौशल निर्माण और जीवन प्रत्याशा द्वारा इंगित की जाती है। अब सोच के देखो, यहां पे क्या बोला जा रहा है? यहां पर बोला जा रहा है कि भाई देखो, अगर आपके देश का स्वास्थ्य ठीक है, आपके देश में जो लोग रहते हैं इनका स्वास्थ्य बढ़िया है, हेल्थ अच्छी है, तो आप देखोगे कि इनकी जो जीवन प्रत्याशा जो है वो ज्यादा होगी। मतलब इनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, कितने साल जी रहे हैं। जैसे मैं जापान की बात करूं, याद करो, जापान की अगर मैं बात करूं तो जापान में लोग कितना औसतन जी जाते हैं, बताओ। तुम्हें जान के हैरानी होगी, औसतन जो आयु है जापान के लोगों की वो 84 साल है। मतलब वहां पे 84 साल का तो हर कोई मिल ही जाएगा तुम्हें। आप अभी एक रिपोर्ट आई थी, परसों मैंने पढ़ी थी, करीबन 4.5 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जापान में। बहुत बड़ा नंबर है। जापान में 4.5 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 100 साल से ऊपर है। तुम्हारे गांव में भी नहीं होगा कोई। अब तो खैर 100 साल कौन ही जीता है इंडिया में इतना पॉल्यूशन है,
लेकिन जापान में 4.5 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो जिनकी आयु जो है, जिनकी एज जो है वो 100 वर्ष से ऊपर है। क्यों? क्योंकि भैया उनकी पॉपुलेशन में खर्चा किया भाई उन्होंने, पॉल्यूशन नहीं है, ध्यान देते हैं वो अपने स्वास्थ्य पर, ये सारी चीजें हैं उनकी। जापान में लोग बहुत जीते हैं, बहुत जीते हैं जापान में। क्लियर हुआ? हाँ। अच्छा, अब फिर यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। जनसंख्या की गुणवत्ता एक अल्टीमेटम है, क्योंकि यह देश के विकास दर जैसे कुछ कारकों को जो है तय करती है, और यह भी सुनिश्चित करती है कि स्वस्थ और साक्षर आबादी जो है एक परिसंपत्ति है। समझो, देखो यहां पर, देखो अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, तुम्हें शायद अब तक पता लग गया होगा इस चैप्टर में, अगर तुम्हें जिस बच्चे ने ठीक से पढ़ा है चैप्टर, उनसे बात कर रहा हूं मैं, तुम्हें अब तक पता लग गया होगा इस चैप्टर में सिर्फ एक ही बात को बार बार रिपीट किया गया है। क्या? एक ही बात है कि अगर किसी भी देश में लोग स्वस्थ हैं, शिक्षित हैं, तो उस देश में जो वो लोग हैं वो एक तरीके से मानव संसाधन का काम करेंगे, या फिर वो जो देश के लोग हैं वो एक तरीके से उस देश की संपत्ति हैं। यही चीज तुमने कल भी पढ़ी थी, हर पैराग्राफ में तुम सेम चीज पढ़ोगे। तभी मुझे गुस्सा आती है इस चैप्टर पे, भाई सेम चीज बार बार बोली जा रही है। तभी मैं इस चैप्टर को थोड़ा जल्दी निपटाना चाहता हूं। सिंपल सा बोला गया यहां पर कि आपकी देश की जो गुणवत्ता है उसको सुनिश्चित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक तरीके से अपनी जनसंख्या की शिक्षा पे काम करना पड़ेगा और उनके स्वास्थ्य पे काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वही आगे चलकर वही जनसंख्या जो होगी वो आपके लिए एक परिसंपत्ति, मतलब एक तरीके का एसेट बनने वाली है, एक तरीके से संपत्ति का काम करेगी। ठीक है, यही यहां पर जो बार बार बोला गया है, यही बार बार बोला गया है। क्लियर हुआ? हाँ। अच्छा, यहां पे सबसे, अब देखो यहां पे स्वास्थ्य के बारे में लिखा हुआ है। स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा योगदान है जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित करने का। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हाँ। और याद रखना कि हमारी, अगर मैं बात करता हूं स्वास्थ्य के बारे में, अगर मैं स्वास्थ्य के बारे में बात करता हूं, तो आप देखोगे यह एक सर्वोच्च प्राथमिकता रही हमारे देश में, या फिर किसी भी देश की मैं बात करूं तो उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता क्या रहती है कि उनके देश के जो लोग हैं वो बीमार ना रहे। जैसे आप देखते हो, पहले क्या बोला जाता था? पहले भारत को बीमारू राज्य बोला जाता था। पहले भारत को क्या बोला जाता था? बीमारू राज्य, कि भारत में तो बीमार लोग रहते हैं, और आज भी बोला जाता है। क्योंकि हमारे देश की जो, आप जैसे बाहर की हम बात करें ना, तो बाहर जो सरकारें होती हैं वो अपने देश के लोगों को बहुत ध्यान रखती हैं अपनी सुरक्षा पे। भारत में तो कुछ भी नहीं रखा जाता। तभी भारत देश जो है वो बीमारू राज्य, सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट कहां पर है? भारत में। बहुत सारी जो बीमारियों का अड्डा हमारा भारत देश है। एक तो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, ये दिक्कतें हैं भारत में। क्लियर हुआ ना? हाँ ना? फटाफट से बताओ जल्दी से। हाँ, तो आप देखोगे कि सबसे जरूरी कारक क्या बताया गया गुणवत्ता में? आप देखोगे स्वास्थ्य। यह कारक जो है देश की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है, क्योंकि यह जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करता है। सिंपल सी बात है, अगर हम ध्यान दे रहे हैं, अगर हम स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहे हैं, तो सिंपल सी बात है यहां पर क्या किया जा रहा है? सिंपल सी बात है यहां पर यह किया जा रहा है, सरकार जो है अपने जनसंख्या की स्वास्थ्य पर ध्यान दे रही है। जो हमारी अलग अलग है ना, जो हमारी अलग अलग नीतियां अपनाई जाती हैं, जो सरकार अलग अलग नीतियां अपनाती है कि किस तरीके से हम अपने देश का कल्याण करें, तो आप देखोगे उसमें परिवार कल्याण भी एक है, पोषण सेवा भी है कि भाई हमारे देश में कोई भी कुपोषित ना रहे, और आप देखोगे स्वास्थ्य सेवा भी एक एक है। मतलब हमें क्या करना है? सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है परिवार का कल्याण करना है, हमें पोषण सेवाएं देनी है कि कोई भी बच्चा कुपोषित ना रह जाए, है ना। प्लस हमें स्वास्थ्य सेवाओं को भी इंप्रूव करना है या फिर उनमें सुधार करना है ऐसे लोगों के लिए जो इससे थोड़ा सा वंचित रह गए हैं। आपने देखा होगा ना, जो सरकार होती है वो अलग अलग सेवाएं देती है, अलग अलग प्रोग्राम चलाती है कि भैया कोई भूखा ना सोए, भूखे सोओगे तो क्या होगे? कुपोषण के शिकार बनोगे। सरकार जो होती है वो, जैसे आपका बीपीएल कार्ड होगा, है ना, बहुत सारे बच्चों का होगा बीपीएल कार्ड, ब्लू पॉवर्टी लाइन में जो आते हैं। राशन कार्ड जो होता है, सरकार जो होती है वो रियायती दरों पर तुम अनाज वगैरह देती है। अभी आपने देखा होगा आयुष्मान कार्ड का नाम सुना है तुमने? आयुष्मान कार्ड, इसमें क्या होता है? सरकार तुम्हें जो इंश्योरेंस दे रही है 5 लाख रुपए तक का, प्रॉपर तरीके से। आप अगर आयुष्मान कार्ड होगा आपके पास, अगर आपको पता होगा, तो आपको पता होगा कि सरकार जो है क्या कर रही है, वो लोगों को सुरक्षा दे रही है, लोगों का इंश्योरेंस करवा रही है। अगर तुम्हें कोई भी बीमारी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसमें आयुष्मान में कवर हो जाएगा वो। समझ गए? तो ये क्या हो रहा है यहां पर? जो सरकार है वो लोगों के लिए काम करना चाहती है ताकि लोगों की जो हेल्थ है, लोगों का जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहे, और विशेषकर वो लोग जो इनसे थोड़ा सा वंचित रह गए हैं। समझ में आया? हाँ नहीं आया? फटाफट से बताओ जल्दी से, है ना। और ये बाद में वही बात बोली गई है जो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि भारत की अगर हम बात करें तो जनसंख्या में आप देखोगे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में अपने कार्यबल को विकसित करने के लिए 5 दशकों से अधिक समय बताया है। तो सिंपल सी बात है, ये तो यहां पर वही बात करी है कि किसी भी देश की अगर हम बात करें तो अगर आपको आर्थिक गतिविधियों को, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को अगर आपको आगे बढ़ाना है, तो
आपको प्राथमिक गतिविधि, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, जो मैंने अभी आपको बताए थे थोड़ी देर पहले, इन तीनों में ही आपको जो है काम करना पड़ेगा। और हमारा भारत देश जो है पिछले 5 दशकों पर इन तीनों ही क्षेत्रों पर काम कर रहा है, ताकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो आगे बढ़े। और हमने अभी फिलहाल आपने देखा होगा, हमने अभी पिछले 2 महीने की बात है, हमने जापान को पीछे कर दिया और अभी हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। समझ में आया या नहीं आया? फटाफट से बताओ, इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? जल्दी से बोलो, फटाफट से बोलो, जल्दी से, बिल्कुल भी देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चलो कोई बात नहीं, इतने ही पढ़े, इतने ही पढ़ते हैं आज, है ना, आज इतने ही पढ़ते हैं। अगली क्लास में चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और अगली क्लास में हम प्रश्न भी करेंगे। तो एक काम करते हैं भाई, थोड़ा सा जल्दी से पोल कर लो, जल्दी से पोल 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 करो, जल्दी से पोल करो, पोल करते हैं हम, जल्दी से बताओ, फटाफट से पोल करो, प्रश्न करो ये वाला, जल्दी से वाला प्रश्न करो। विलास और सकल किस गांव में रहते थे? रायगंज में, सेमापुर में, शाहपुर में, पालमपुर में? जल्दी से बताओ, कल ही मैंने उदाहरण दिया था, जल्दी से। विलासा और सकल किस गांव में रहते थे? जल्दी से बताओ, जल्दी फटाफट से, जल्दी से। बोलो जल्दी से बोलो। चलिए तो भाई बहुत ही बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। हाँ, अभी भी तुम बच्चा रहे देखो, है ना, 60% बच्चों ने सही आंसर दिया है। बस कहा कर रहे हो बे, हैं? कहा कर रहे हो तुम? कहां मेरी पढ़ाई में, कहां ऐसी मेरी पढ़ाई में कमी रह जाती है कि तुम जो है इतना मेरे को डिसअपॉइंट कर देते हो बार बार? एक बार नहीं, बार बार तुम मेरा दिल तोड़ते हो। तनिष्का दुबे, आलोक, आयुष, अम्बरीश, अभिनव, देव, साजिया, जैप, यश, वर्षा पाल, शिवांशी। वेरी गुड बेटा। चलो अगला प्रश्न करो। अगले प्रश्न से उम्मीदें हैं, अगला प्रश्न तुम जो है सही करोगे। देखते हैं भाई, जल्दी से करो फटाफट से अगला प्रश्न, ठीक, जल्दी से। मानव पूंजी किसका घोतक है? जल्दी से बताओ, मानव पूंजी जो है वो किसका घोतक है? सहज एवं उपलब्ध साधन का भंडार है, निपुणता एवं उत्पादन ज्ञान का भंडार है, बेकार एवं अनुपादन ज्ञान का भंडार है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? जल्दी से बताओ फटाफट से। मानव पूंजी किसका घोतक है, मतलब किसका मिक्सचर है वो? किस किस से मिलकर जो हमारी मानव पूंजी बनती है? 1000 बारी बताया है, कल से जो है हम यही बता रहे हैं। अब एक पागल ने पालमपुर गांव बता दिया, एक आंसर में उसने दिया है पालमपुर गांव। अरे भैया, पालमपुर से थोड़ा सा आगे बढ़ो, उससे हम बहुत आगे निकल चुके हैं, ठीक है? तो पालमपुर को हम पीछे छोड़ के आए हैं, उसके बारे में हम जो है नहीं बात करेंगे, ठीक है? क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। चलिए बहुत ही बढ़िया। मानव पूंजी किसका घोतक है? तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा, निपुणता एवं उत्पादन ज्ञान का भंडार है, ठीक है? तो 64% बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। वेरी गुड बेटा। उदित, अनुष्का, बीवी अरीजा, प्रिया, नवनीत, कुशल, आदर्श पटेल, दीपक सिंह, आदर्श कर वर्मा और चंद्रमणि भारद्वाज। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आगे हम बात करते हैं भाई, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न, अरे अच्छा, एक ही प्रश्न, एक और प्रश्न है। अच्छा ठीक है, एक प्रश्न और है, जल्दी से करो ये वाला प्रश्न करो, ये वाला प्रश्न करो फटाफट से, जल्दी से वाला प्रश्न करो फटाफट से। भारत में स्वास्थ्य नीति के केंद्र बिंदु है परिवार का कल्याण, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच, प्रत्येक व्यक्ति को पोषण, अच्छे स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का निर्माण। फटाफट से बताओ जल्दी से। ये वाला करो, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच, प्रत्येक व्यक्ति का पोषण, अच्छे स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का निर्माण। संभल के करना, सारे ही प्रश्न सही है, गलत कोई भी नहीं है, याद रखना। आखिरी प्रश्न है, इसके बाद क्लास खत्म करते हैं। हर्ष बेटा थोड़ा सुधर जाओ, क्योंकि तुम्हारी जो हरकतें हैं ना, ये हमको इधर से दिखाई दे रही हैं। अभी 9वीं में हो तुम, है ना, तो ज्यादा ना ये जो उछलने की जरूरत नहीं है बेटा, समझ रहे ना? फिर थोड़ा सा सीधा तुम्हारा नंबर जो है ना हमारे पास है, सीधे तुम्हारे पापा को, पिताजी को कॉल करेंगे। उनको लगता है कि बेटा हमारा ऐसा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई ना जाने कि बेटा यहां पर कर क्या रहा है। तो बेटा जो कर रहा है वो हमें तो पता है, तुम्हारे पिताजी को नहीं पता होगा। तो अब ये काम हो ना जाए दोबारा, मजाक से हट के बता रहा हूं, वरना तो पिटाई बहुत करूंगा मैं। और पिटाई ऐसे नहीं करूंगा, ऑनलाइन पिटाई करूंगा, ऑनलाइन भी पिटाई होगी। तो मैं यहां से बस तुम्हारे पिताजी को कॉल लगाऊंगा और बस एक बात बोलनी है मैं, कि तुम्हारा जो लड़का है सर, वो यहां पर पढ़ता नहीं है, और स्क्रीनशॉट मैं भेज दूंगा।
फिर तुम देख लेना अपना। तो हरकतें थोड़ी सी कम करो अपनी। ऑप्शन नंबर बेटा देखो तीनों ही वैसे ठीक है, ऊपर के सारे ठीक है, लेकिन अगर एट द एंड आप देखोगे कि हमारा एक ही लक्ष्य रहा है कि अच्छे स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का निर्माण। ये सब हम क्यों कर रहे हैं? परिवार का कल्याण, स्वास्थ्य की देखभाल, या फिर प्रत्येक व्यक्ति को पोषण, ये सब क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा जो स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा जो है उसमें सुधार किया जाए। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 50% बच्चों ने बिल्कुल सही किया है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अब थोड़ा सा विनर देख लेते हैं, हमारे इस क्विज के विनर कौन है। तो यहां पर बीवी अरीजा जो है विनर है। वेरी गुड बेटा। तनिष्का वेरी गुड। विपिन वेरी गुड बेटा। दक्ष शर्मा नरमा नमरा 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 सॉरी है ना, सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। नमरा, जय, यश, अमित, प्रिया, निशांत, सृष्टि। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए तो एक काम करते हैं भाई, आज की क्लास जो यहीं तक रखते हैं। थोड़ा सा तुम्हारे डाउट्स भी देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है तिलमिला जाते हैं कि गुरुजी हमारे जो डाउट्स हैं वो चेक नहीं करते, तो तुम्हारे डाउट्स भी चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा देखते हैं क्या दिक्कत है तुम्हारे डाउट्स में। सर पोल नहीं आया। सर आप मेरा नेम ले दो। महेश गहलोत ले लिया तेरा नेम। नहीं सर हम लोग तो वित्तु सुमन, नहीं सर हम लोग तो बड़े लोग हैं इसलिए हम लोगों के पास नहीं है। आप हैं और नहीं है पता नहीं। अच्छा अच्छा आप तो बड़े लोग हैं। ओके ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। आपके पास बीपीएल नहीं होगा, आप अमीर लोग हो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम मेरे पास तो है भाई बीपीएल, क्योंकि मैं तो एकदम गरीब रेखा में आता हूँ, गरीबी रेखा में आता हूं मैं। अच्छा जिन बच्चों को जाना है वो जा सकते हैं। मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा, मैं बस बच्चों के डाउट सॉल्व कर रहा हूं। तो जिन बच्चों को आप जाना है तो वो यहां से कट ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रहा। तो अगर आपको अपना डेटा बचाना है, इंटरनेट बचाना है, तो आप जा सकते हैं। बस मैं यहाँ पे बच्चों के कुछ डाउट को सॉल्व कर रहा हूं। अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप लिख देना, यहाँ पे देख लेंगे हम। वैसे डाउट्स तो तुम ढंग के पूछते नहीं हो, मुझे पता है अच्छे से, तुम पता नहीं कुछ फालतू की बकवास करते रहते हो। लेकिन हाँ अगर जिन बच्चों को जाना है वो जा सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर। ठीक है चलो तुम्हारे डाउट सॉल्व करते हैं। सर आप कहाँ रहते हो? तनिष्का जो है बेटा, मैंने बोला मैं भारत माँ का बच्चा हूँ और मैं पृथ्वी पर रहता हूँ। ठीक है, और इस धरती माँ का मैं बच्चा हूँ और यहीं पर रहता हूँ मैं। अगर मैंने लोकेशन बता दी ना तो समझो थोड़ा सा ये थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, भीड़ भाड़ ज्यादा लग जाएगी, और अलाउड नहीं करते यहाँ पे पीडब्ल्यू वाले। इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं तुम्हारे अमित भैया, तो कैसे एड्रेस बता सकते हैं ये बताओ तुम पहले। सर इकोनॉमिक्स के जनक कौन थे बेटा? इकोनॉमिक्स के जनक थे एडम स्मिथ। हाँ तो ये क्लास 11th में आप पढ़ोगे, तो एडम स्मिथ जो थे उनको इकोनॉमिक्स का जनक माना जाता है। सर पीएफ का मतलब बेटा, पीएफ का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है? जैसा आपकी जब जॉब लग जाएगी, पीएफ का मतलब होता है बेटा प्रोविडेंट फंड। सुनो सुनो, जितने भी बच्चों को नहीं पता कि पीएफ क्या होता है, मैं बताता हूं आपको। होता क्या है कि जब भी आपकी नौकरी लगेगी, जब भी, है ना, तो आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा जो है कटेगा। जैसे मान के चलो आपको 20,000 रुपए मिलते हैं, तो 20,000 में 2 या 2,500 3,000 रुपए कटेंगे आपके। ठीक है ना। अब ये जो पैसा जो है इकट्ठा होता रहता है और आपके अकाउंट से कटता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। जब आप रिटायर होते हो तो ये पैसा इकट्ठा मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। ठीक है क्लियर हुआ? आपने जैसे कोई भी आपके यहाँ पर सरकारी नौकरी में रिटायर हुआ है उससे पूछना, उनको भी पीएफ मिला होगा, मिलता है पीएफ। वित्तु शर्मा बेटा मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, मैं माफी चाहूंगा आपसे। अब क्या करें बेटा, देखो सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं राइटिंग, अब नहीं हो रहा, क्या करें बेटा। 27 साल के हो गए हैं राइटिंग, अब क्या ही सुधरेगी राइटिंग? पहले नहीं सुधरी तो अब क्या सुधरेगी? पहले से बहुत इंप्रूवमेंट आया है वैसे देखा जाए तो। हाँ आज हमारे राष्ट्रपति, बिल्कुल बेटा, अब वही तो कह रहा हूं कि आज के टाइम पर अगर आप देखोगे तो स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। आज हमारी महिलाएं जो हैं वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं जितना पुरुष ले रहे हैं। कोई साल क्या बेटा, प्रतिज्ञा कुमारी बेटा समझे नहीं हम। बेटा विनिर्माण का मतलब होता है मैन्युफैक्चर करना। विनिर्माण का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी चीज, उसको आप एक ऐसी अवस्था में बदल देते हो जो कि वो और ज्यादा बेहतर हो जाती है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, कॉटन जो है, कपास जो है सफेद कलर की होती है पेड़ पे जब लगती है, वो जो खेतों में लगती है, लेकिन उस कपास से ये टी शर्ट बनी हुई है, उस कपास से ही आप जो पहने हुए वो बना हुआ है। ठीक है, तो वो जो बनाने का पूरा प्रोसेस रहा होगा, जब उसका पूरा विनिर्माण हुआ होगा, मैन्युफैक्चरिंग करी होगी, सिलाई कताई बुनाई, है ना, पता नहीं क्या क्या चीजें हुई होंगी, डिजाइन वगैरह दी गई होगी, तो तैयार करने में जो पूरा प्रोसेस है ना, जो पूरा है ना, जो विधि लगी है पूरी, तो उस विधि को हम क्या बोल रहे हैं? विनिर्माण बोल रहे हैं। समझ में आया? इसको मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। हाँ बेटा यूपी बोर्ड की क्लास है बेटा। डॉक्टर कौन सी गतिविधि है? बिल्कुल बेटा, डॉक्टर जो है वो सेवा क्षेत्र का हिस्सा है। डॉक्टर जो है विनय बेटा सेवा क्षेत्र का ही हिस्सा है। विनिर्माण ऑलरेडी बता दिया मैंने बेटा। गतिविधि का मतलब होता है एक्टिविटी करना। कोई भी गतिविधि आप कर रहे हो, जैसे मैं क्या कर रहा हूं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाना मेरा क्या हुआ? पढ़ाना मेरा गतिविधि हुआ। तुम्हारे पिताजी जो है मान के चलो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, तो वो जो काम कर रहे हैं इसके बाद उनको पैसा मिलता है उस काम का, तो वो भी क्या हुआ? वो भी गतिविधि हुआ।
बैंक में जो काम कर रहे हैं, बैंक में जो भी लोग काम करते हैं, कैशियर, बैंक में गए हो कभी, कैशियर हो गया, पीओ हो गया, मैनेजर हो गया, तो ये भी क्या, ये भी अपना काम कर रहे हैं, महीने की तनख्वाह लेते हैं काम करने के बदौलत, ठीक है। तो ये सारी गतिविधियां हो जाती हैं, एक्टिविटीज, ठीक है। चलिए, तो अब नोट्स, हाँ नोट्स की अगर मैं बात करूं तो नोट्स तुम्हें जो है अगली क्लास में मिल जाएंगे पिछले चैप्टर के, ठीक है। मैं 12 करता हूं तो मैं मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। वीडियो कॉल में बहुत दिक्कत होती है, समझो थोड़ा सा। वीडियो कॉल एक काम करते हैं, आज तो नहीं हो पाएगी वीडियो कॉल, अब अगली क्लास में जो है वीडियो कॉल करते हैं, अगली क्लास में जो है वीडियो कॉल करते हैं, पक्का करते हैं, पक्का करते हैं, है ना। अगली क्लास में वीडियो कॉल पक्का, तेरी कसम थारी सौ पक्का करते हैं वीडियो कॉल, ठीक है। हाँ, वीडियो कॉल जब करते हैं तब तुम उठाते नहीं हो बे। अब एक काम करो, जाओ वाई, है ना, वाई। तुम्हारे डाउट्स भी क्लियर हो गए हैं, बहुत सारे बच्चों के डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। तो एक काम करते हैं भाई, अब हम एंड करते हैं इस क्लास को, और अब हम मिलेंगे तुम्हें नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए भाई जो मैंने पढ़ाया है पढ़ लेना, अगली क्लास में पूरा चैप्टर खत्म करवा दूंगा, इतना वादा है मेरा तुमसे। पूरा चैप्टर खत्म होगा अगली क्लास में, करेंगे भाई। क्लियर हुआ? हाँ बेटा, जिनके भी डाउट्स रह गए हैं, तो सारे डाउट्स नहीं देख पाऊंगा क्योंकि टाइम हो रहा है। ज्यादातर मैंने जो डाउट्स हैं वो मैंने देख ही लिए हैं, ज्यादातर जो डाउट्स हैं तुम्हारे वो मैंने देख लिए हैं। अब और ज्यादा डाउट्स कैसे देखें बेटा, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, हजारों, तुम कुछ भी लिख देते हो, कुछ भी पूछ देते हो। ठीक है, क्लियर हुआ? तो जाओ, बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में आते हैं, अगली क्लास में तुम्हारा डाउट्स देखते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत ही बढ़िया, चलो बाय बाय, टेक केयर।